बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 7.9। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइपरबोला का रिमेनिंग एक पार्ट था कि हाइपरबोला के ऊपर अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारा ऑब्जेक्टिव है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फॉर हाइपरबोला कैसे हम फाइंड करेंगे। इससे प्रीवियस अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ी थी, उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला के ऊपर भी क्या किया था, टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन फाइंड की थी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, मिलते जुलते, थोड़ी सी वैल्यू चेंज थी और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की जगह वहां पे पैराबोला लिखा हुआ था। फिर इसी तरह हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इससे प्रीवियस जो कॉनिक सेक्शन पढ़ी है उसमें भी बिल्कुल सेम केस था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हमने फाइंड किए थे इलिप्स के ऊपर कि कैसे फाइंड किए जाते हैं। मेथड वही है, क्वेश्चन भी सेम है, जस्ट वैल्यूज चेंज है और यहाँ पे जो कॉनिक का सेक्शन है वो डिफरेंस है। पहले पैराबोला पढ़ा, फिर इलिप्स पढ़ी और अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हाइपरबोला। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो हाइपरबोला के ऊपर कैसे फाइंड करिए। कंसेप्ट सेम है, उसी को जस्ट आपने रिवाइज करना है और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द लाइन। आपने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है ऑफ कॉर्ड की, और कॉर्ड जो है वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं टू द बाय द लाइन। ये जो लाइन है, ये लाइन जो है वो हाइपरबोला को इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। और हाइपरबोला की इक्वेशन की मैंने अब डायरेक्ट तो या तो मैं आपको सिंपल कहूं कि भाई लीनियर इक्वेशन है, यहां से वैल्यू उठाएं, इधर पुट करें, वहां से निकालें, लेकिन कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए आपको। सबसे पहले ये देखेंगे कि डायग्राम किस तरह से बन रही है। तो डायग्राम हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर x पॉजिटिव हो, x स्क्वायर पॉजिटिव हो, तो इट मींस ये केस 1 बन जाता है, जो मैंने प्रूफ कराया था आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लेके। तो यहाँ पे रफली एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इसमें किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है इस केस में। ये इक्वेशन ऑफ आपके पास क्या बन गई, हाइपरबोला बन गई। अब इस इक्वेशन में आपको पता है दो फोकस पॉइंट है, ठीक है। एक फोकस 1 कह देते हैं इसको, और इसको फोकस 2 कह देते हैं। अब अगर वो सपोज ये कह दे पेपर में इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड की जगह फोकल कॉर्ड कह दे, तो क्या चेंज आएगा, ये भी आपको देखना है कि अगर लाइन फोकस में से पास कर रही तो उसको कहते हैं फोकल कॉर्ड, और अगर लाइन फोकस में से पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन है, ये इस फोकस में से पास कर रही है, ठीक है। तो अगर ये हो तो इसको हम कहते हैं फोकल कॉर्ड, ठीक है, फोकल कॉर्ड, कि ये फोकस में से पास हो रही है। लेकिन उसने सिंपल कहा है कार्ड। अब अगर सिंपल कार्ड कहा है तो ये लाइन हो सकता है कि फोकस से ना गुजरे, कहीं और से गुजर रही हो। फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है इसकी बात करते हैं, तो ये सपोज करते हैं कि ये लाइन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसका मतलब 2 पॉइंट्स मिलेंगे हमें। जब 2 पॉइंट्स मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये डिस्टेंस कितना है या ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ। अब ये कहीं भी हो सकता है केस, मैंने ये लाइन ले ली, हो सकता है वो इस सेक्शन में हो लाइन कहीं पे ऐसे कट कर, लेकिन कट 2 पॉइंट्स पे करेगी तभी उसके दरमियान लेंथ निकलेगी। एक पॉइंट पे अगर कट करे वो तो टेंजेंट है, उसकी लेंथ कैसे निकालूंगा, वो तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स पे इसको कट करी। वो आप सपोज वो लाइन इस तरह से भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, ये देखें इस पॉइंट पे भी कट करिए, इस पॉइंट पे है, ये एक ही हाइपरबोला, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट है इसमें। अब आपने क्या करना है, लाइन की इक्वेशन गिवन है। अब लाइन की इक्वेशन हाइपरबोला को क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। तो हमने ये मैथमेटिक्स में कंसेप्ट पढ़ा है, जब भी 2 लाइन एक दूसरे को कट करें, इंटरसेप्ट करें, तो हम क्या करते हैं, वहां से एक पॉइंट मिलता है। वो पॉइंट कैसे मिलता है, आप इस लाइन में से वैल्यू निकाल लें, दूसरी लाइन में पुट कर दें, या दूसरी जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसमें पुट कर दें, आपको वो पॉइंट मिल जाता है। तो सेम केस यहाँ पे करेंगे। तो चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। देखें, सबसे पहले आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से वैल्यू निकालनी आसान है ना, यहाँ से निकालनी मुश्किल है, इसलिए लीनियर से निकालते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं सपोज y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, वो इजीली निकल आएगी। y इज इक्वल टू 1 माइनस का उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का उस साइड पे जाके -2x हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गई लीनियर इक्वेशन इन टर्म ऑफ y। तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अगर ये 1 बन गई, इसको पुट कर दें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में, इसको लिख लें पुट इन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करने के बाद क्या होगा, हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं, जहाँ जहाँ y लिखा होगा वहाँ पर मैंने ये वैल्यू तो पुट कर देनी है। तो 2x का स्क्वायर -3
y की जगह इसका स्क्वायर लेना है, 1 माइनस 2x और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 7x एज इट इज माइनस 4, y की जगह 1 माइनस 2x इंटू प्लस 13 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन सारी की सारी x में। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे, वो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y की मिल जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो फिर क्या पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर उन दो पॉइंट्स के दरमियान में फासला निकाल लूंगा, लेंथ मिल जाएगी हमें। तो ये इस क्वेश्चन का सारा कंसेप्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करना है, पहले स्क्वायर ओपन करना है, तो 3, ये स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, तो माइनस 2ab, तो 2 2s आर 4x, ठीक है। इस तरह से 2ab, तो 1 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई 4x आ गया, माइनस इसलिए लगा क्योंकि माइनस का फार्मूला है। ये आप फार्मूले आपको आते होंगे, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 1s आर 4 और ये माइनस माइनस प्लस, ये बड़ी गौर से मल्टीप्लाई किया करें, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो अंदर साइन चेंज करने होते हैं। तो 4 2s आर 8x प्लस 13 इक्वल टू 0। लास्ट काम एक रह गया, ये 3 भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लें और ये आपके पास 3 1s आर 3 आ जाएगा। फिर वही बात, माइनस है तो गौर से साइन चेंज होगा, 4 3s आर 12 x का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4 3s आर 12 और x एज इट इज, प्लस 7x भी एज इट इज, माइनस 4 भी एज इट इज, प्लस 8x भी एज इट इज, प्लस 13 इक्वल टू 0, सब कुछ बाकी एज इट इज। अब आपने ये देखना है कि x स्क्वायर वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, x वाली को सॉल्व कर लेंगे और कांस्टेंट को आप इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो x स्क्वायर वाली दो टर्म है, ये आप देख सकते हैं 2 माइनस 12, तो सिंपल सी बात है माइनस 10 रह जाएगा। अब x वाली को देखते हैं, 12 7 और 8 कितने हो जाते हैं, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 7 कितने हो गए 27, सिंपल 27x। अब कांस्टेंट देखें, ये 3 पड़ा हुआ है जिसमें x नहीं है और ये 4 है और ये 3, अब माइनस के 3 है प्लस का 13 है, तो 3 माइनस हो गया, क्या रह गया पीछे 10, प्लस 10 माइनस 4 क्या रह गया प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर गौर करें तो इसमें तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 10 है, 10 3 का टेबल में डिवाइड नहीं होता, बाकी ये दोनों 3 में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। माइनस अगर कॉमन लेना चाहते हैं ले लें, अदरवाइज तब भी सॉल्व हो जाएगा, ना लें तब भी कोई मसला नहीं है। तो माइनस क्योंकि 2 प्लस हैं तो प्लस की जो वोट है वो ज़्यादा है, तो इसलिए प्लस ही रहने देते हैं, माइनस को छेड़ते नहीं हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू में अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे -10, b की वैल्यू पूछूं तो 27 और c की वैल्यू पूछूं तो 6। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको आता ही है, वो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से बच्चों x इज इक्वल टू माइनस बी, तो -27 कर लेते हैं, प्लस माइनस b का स्क्वायर लेना है। अब 27 का स्क्वायर लेना मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन हम खुद नहीं करेंगे, मुश्किल काम करवा लेंगे किसी से, ठीक है। 4 इंटू किससे कराएंगे, कैलकुलेटर से। ए की वैल्यू क्या है -10 और इसके बाद लास्ट क्या रह गया c, और c क्या है हमारे पास 6, ये लीजिए, डिवाइड बाय 2a, 2 एज इट इज, और a हमारे पास क्या था -10। तो अब ये सारा काम आपने खुद नहीं करना, कैलकुलेटर से हेल्प ले लेनी है। जैसे ये स्क्वायर रूट में टर्म लिखी हुई है बिल्कुल उसी तरह से मैं लिखूंगा, स्क्वायर रूट 27 का स्क्वायर लेने के बाद माइनस माइनस प्लस कर दें, ठीक है, प्लस, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूं 40, और 40 के साथ फिर ब्रैकेट लगा के 6 लिख लेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन जैसे ब्रैकेट होती है। तो ये इसने मुझे कंप्लीट आंसर दे दिया 969 स्क्वायर रूट, उसने यही आंसर दे दिया, -10 2 20 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिंप्लीफाई होता और तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देता, नहीं होता तो उसने यही दे दिया। तो ये आपके पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब एक और काम कर सकते हैं, माइनस से ख़त्म करना चाहते हैं, माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ इक्वेशन से हम एक तरफ कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर भी कर सकते हैं, फिर नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों लिख लें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बाय माइनस साइन से। अब होगा क्या, इस क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, जब ऊपर माइनस मल्टीप्लाई करोगे माइनस है प्लस हो जाएगा,
ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाद फिर वही प्लस माइनस ही आएगा। 969 डिवाइड बाई ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये लें जी, हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है। अब इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते अभी तक, ठीक है। बाकी इतनी मुश्किल कैलकुलेशन करने की मजीद ज़रूरत नहीं है। एक्स की वैल्यूज मिल जाए। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास दो हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। अब ये दोनों वैल्यू उठाऊंगा, अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो मुझे पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो पुट इन इक्वेशन 1। तो यहां से बच्चों y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है जैसे इसके साथ। तो जब 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, क्वेश्चन में चेंजिंग क्या आएगी, प्लस माइनस 969 डिवाइड बाई 20, ठीक है। अब क्या है, यहां से सिंपल देख सकते हैं, ये 2 1 2 2 10 20, ये तो कैंसिल हो रहा था इजीली, 2 का काम खत्म हो गया, सिंपल रह गया मेरे पास 1 माइनस, अब माइनस है तो ये इसको आप इसी तरह 27 प्लस माइनस 969 ब्रैकेट डिवाइड बाय 10 रह गया। अब आपको यहाँ पे सिंपल एलसीएम लेना है, ठीक है। अब 10 है, आप इधर भी 10 बना लें, मल्टीप्लाई डिवाइड करके एलसीएम ले लेंगे तो y का वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10, फिर ये 10 1 से मल्टीप्लाई 10 माइनस ये क्या आ गया आगे 27। अब फिर वही बात, माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस 27 लिख लिया, माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, माइनस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा फिर प्लस, यानी प्लस माइनस दो ही साइन आएंगे और कोई चेंज नहीं आना। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक हो गया। मजीद अब आप इसमें से इसको बस ये लिख सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं, y के भी 2 पॉइंट मिल गए। 10 माइनस 27 माइनस 17 आ जाएगा, प्लस माइनस के रूट 969 डिवाइड बाय 10। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो y के भी 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। यानी अगर हम प्लस पुट करेंगे तो हमें प्लस में पॉइंट्स मिल जाएंगे, माइनस पुट करेंगे तो माइनस में पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स हमें दो दो मिल चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस या लेंथ आप कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, या आप ये कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं लेंथ ऑफ कार्ड, क्योंकि कार्ड होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ कार्ड, ठीक है। जो लाइन पैराबोला सॉरी जो हाइपरबोला है उसको सेंटर से पास ना करे, फोकस से पास ना करे, वो कार्ड नहीं होती, वो सिंपल, वो फोकल कार्ड नहीं होती, सिंपल कार्ड होती है। तो हम कार्ड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट्स अब हमारे पास के, पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। सपोज एक्स का पॉइंट हमारे पास क्या है 27 प्लस 969 डिवाइड बाय 20, ये एक्स का पॉइंट मिल गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग वाई का पॉइंट लिखना है आपने, तो कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, y का पॉइंट्स माइनस 17। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है, बस इसको समझ लें, बाकी आप कर लेंगे। देखिए जब हम प्लस यूज करेंगे तो यहाँ पे प्लस के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा था, माइनस मिल रहा था। क्यों, जब माइनस मल्टीप्लाई होता है, अगर आपने सपोज प्लस कंसीडर किया हुआ है तो प्लस माइनस ये तो माइनस ही आएगा, इसका मसला नहीं है। तो ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा, बस ये चीज़ याद रखनी है। प्लस के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू मिल रही है आपको, माइनस की मिल रही है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट एज इट इज। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 969 डिवाइड बाय क्या है 10, बस। इसी तरह से सपोज मैं अगर दूसरा पॉइंट लिखना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो क्या है 27 माइनस 969 डिवाइड बाय 20, और माइनस के करस्पॉन्डिंग कौन सी मिलेगी, जब x की वैल्यू माइनस होगी तो देखें y तो वही है ना, 1 माइनस करके पुट करना है, आप अलग अलग करते रहेंगे लेंथ ही हो जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं है। तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब माइनस 17 प्लस 969, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा, नो चेंज। अब हम क्या करते हैं, लेंथ फाइंड कर लेते हैं। लेंथ किसकी क्या होगी, फार्मूला तो आपको आता है ऑलरेडी, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर द रूट, ये फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला पुट करें। अब यहाँ पे फिर एक कन्फ्यूजन है कि x1 y1 कौन सा है, तो आप सिंपल, आपकी मर्जी है, आप इसको सपोज कर लें ये x1 है, ये हमारे पास y1 है। अगर इसको 1 1 कह दिया तो फिर ये पॉइंट जो होगा वो x2 होगा, और इस पॉइंट को आप कह सकते हैं ये पॉइंट जो है हमारे पास y2 होगा। यानी मैं इस पॉइंट को दूसरा पॉइंट पे कह रहा हूँ, इस पॉइंट को पहला पॉइंट कह रहा हूँ, तो आपकी मर्जी है, इसको पे दूसरा कह सकते हैं, उसको पहला कह सकते हैं। और पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y का होता है। तो वैल्यूज पुट करनी है। अब मुश्किल जो है वो खो ही नहीं रही है आपके लिए। देखें x2 मेरे पास क्या है 27 प्लस 969 डिवाइड बाय 20, फिर माइनस x1 ये है, माइनस साइन। अब माइनस साइन के साथ क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, डायरेक्ट जो है वो फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो डिवाइड बाय 20, ये इसका ले लेंगे हम स्क्वायर, और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है प्लस y2 क्या है माइनस 17 माइनस के रूट 969 डिवाइड बाई 10, फिर माइनस 17 प्लस के रूट 969 डिवाइड बाई 10,
ब्रैकेट क्लोज, और ये यहाँ पे स्क्वायर भी लगाना है आपने बिल्कुल ऐसे ही, और स्क्वायर द रूट। अब बस एक स्टेप में एलसीएम ले लें और उसके बाद जो है वो कैलकुलेटर से हम कर लेंगे। एलसीएम सिंपल है, 20 आएगा, 27 प्लस 969 एज इट इज, माइनस साइन चेंज कर देगा, याद रखिएगा ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो -27 माइनस माइनस प्लस 969, इसका ले लेंगे स्क्वायर, फिर प्लस बिल्कुल सेम एलसीएम 10 आएगा, यहाँ पे नो चेंज, -17 माइनस 969 सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे फिर वही बात, ये ब्रैकेट है और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +17 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 969 और डिवाइड एज इट इज, स्क्वायर रूट एज इट इज, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट। नेक्स्ट, अब आपने सिंपल क्या करना है, कैंसिलेशन, जो सबसे आसान काम है, माइनस प्लस कैंसिल और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम स्क्वायर रूट 969 डिवाइड बाई 20, इसका ले लेंगे स्क्वायर, फिर इसी तरह प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, -1 क्या होता है, -2 होता है, ऐड हो रहे हैं यानी ये भी ऐड हो जाएंगे, तो -2 टाइम जो भी नंबर है 969 डिवाइड बाई 10, और ये आ गया इसके ऊपर स्क्वायर द रूट, ठीक हो गया। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 10s are 20, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ठीक है। तो अब आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास रह गया देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लें अगर तो सिर्फ 969 रह जाएगा, डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर लूँगा तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस का स्क्वायर फिर प्लस हो जाता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, फिर 969 आ गया, डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर लूँगा तो क्या आता है, 25 और स्क्वायर द रूट। अब आप मजीद 100 बनाना चाहें, उस दूसरी टर्म के साथ 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, 100 बन जाएगा, एलसीएम ले लें, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कैलकुलेशंस की, आपको आप समझ आ चुकी है, अब ये कैलकुलेटर से भी इजीली लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर रूट 969 डिवाइड बाय 100, और इसके बाद साथ प्लस लगा के हमने फिर 969 और डिवाइड बाय लिखना है 25, तो कैलकुलेटर आपको सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर दे देगा 6.96, 0 अप टू 100 ऑन वैल्यूज चल रही हैं। बाकी आपको फ्रैक्शन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपके पास जो स्टूडेंट इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इस आंसर को आप जो है, जो बुक में आंसर है वो आंसर डिफरेंट है, वो आंसर तब आ सकता है अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला या लाइन चेंज होगी, कोई और होगी। अगर ये इक्वेशन और ये हाइपरबोला होगा, कंसेप्ट सेम है और आंसर भी फिर इसका सेम ये वाला आएगा। ये आंसर गलत नहीं है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये आप याद रखें। बुक में आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो ठीक हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड करें सो दैट द लाइन, जो लाइन आपको गिवन है ये लाइन टेंजेंट है किसके ऊपर, हाइपरबोला के ऊपर। तो हाइपरबोला की इक्वेशन भी आपको गिवन है और इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन है, और वो टेंजेंट लाइन का कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है 2 एक्सरसाइजेज में, पैराबोला के लिए भी, एलिप्स के लिए भी। क्या कंसेप्ट पढ़ा था, पहले तो इक्वेशन आप देख लेंगे इसकी ज्योमेट्री किस तरह से है। तो सपोज करें कि ये वही बात है कि एक्स एक्सिस जो है, एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, तो ये इस तरह से ये हाइपरबोला जो है वो बनेगा। अब टेंजेंट लाइन क्या होती है, टेंजेंट लाइन ये होती है कि वो इस हाइपरबोला को एक पॉइंट पे टच करके गुजर सकती है। वो ये पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, ये लाइन, ये पॉइंट हो सकता है, इस तरह से लाइन सपोज कर लें टच करके गुजर रही है, हो सकता है यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट पे टच करके गुजर रही होगी। अच्छा, अब टेंजेंट लाइन का कंसेप्ट ये है कि अगर टेंजेंट लाइन है हाइपरबोला के ऊपर, तो इसमें हमने केस पढ़ा था कि इसका डिस्क्रिमिनेट जो होता है उसको इक्वल टू 0 पुट किया जाता है। किसके लिए, यहाँ पे लिख लें फॉर टेंजेंट के लिए, बस ये कंसेप्ट है आपके ऊपर, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हम बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की है, y की वैल्यू या x की वैल्यू निकालते हैं, वहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन बनेगी, उसको उसमें से डिस्क्रिमिनेट को 0 पुट करेंगे, वहाँ से m की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लाइन में से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, सपोज जो है वो x की निकाल लें, 3x, पिछले क्वेश्चन में y की निकाली थी तो इस बार x की निकाल लेते हैं, -4y और प्लस m उस साइड पे जाके माइनस है, 3 मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -4y माइनस m डिवाइड बाई 3। तो ये बच्चों वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, x की। इसको नाम दे दें 1 का और इसको पुट कर दें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पुट इन
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो माइनस को मैं कॉमन ले लूँ। ठीक है, वाई 4y प्लस एम, माइनस को कॉमन लेने से साइन चेंज, डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, ये सारा एक्स का स्क्वायर आ गया, माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेते हैं, माइनस 7x की जगह फिर वही बात माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4y माइनस कॉमन तो प्लस एम डिवाइड बाई 3 एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद -2y एज इट इज़ 13 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये माइनस जो कॉमन लिया है इसका फ़ायदा ये होगा कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ से ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, माइनस से आपका जो है वो जान छूट जाएगी, आपकी गलती नहीं होगी। तो सिंपल अब आप समझे माइनस ख़त्म हो चुका है, तो 4 का स्क्वायर लें तो 16y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है m का स्क्वायर फिर प्लस 2ab 4 2 8 और डिवाइड बाई क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये y स्क्वायर एज इट इज़ प्लस। अब देखना है ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये ध्यान में रखना है। अब बाहर माइनस नहीं है, प्लस 7 है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 28y फिर प्लस 7m से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3, मैंने आपको क्या कहा था बाहर प्लस है, प्लस 7m से मल्टीप्लाई 7m। अब बाहर आपके पास ये क्या रह गया, -2y प्लस 13 इक्वल टू 0, ये सारी टर्म आगे एज इट इज़ आएगी। अब ये डिवीजन ख़त्म करना चाहते हैं, तो डिवीजन ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 9 से, तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड्स, कि आप दोनों साइड्स पे 9 से क्या करने लगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से देखें क्या होगा, 9 इस टर्म से मल्टीप्लाई तो डिवीजन ख़त्म, क्वेश्चन सिंपल हो गया। ठीक है, और ये आ गया 8y माइनस 9 से भी मल्टीप्लाई तो 9y स्क्वायर प्लस, यहाँ से और करना है, जब 9 मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ तो क्या होगा, 3 1 3 3 3 9, यानी आपके पास यहाँ पे नंबर आ गया 3, 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 को मैं अगर 28 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 28 मल्टीप्लाई 3, मेरे पास आंसर आ रहा है 84, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 84y फिर प्लस 7 3 21 m माइनस इन दोनों को भी 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये नो यहाँ भूल जाएं आप पूरी इक्वेशन से, तो 9 2 18y और 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई 13 117 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं आपके पास जो है डिवीजन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, सिंपल इक्वेशन आ गई। अब मज़ीद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वाई स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ कर लें, यानी 16 में से 9 अगर हम क्या कर दें, माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा 7, तो 7 वाई स्क्वायर। अब वाई वाली टर्म देखें, ये भी वाई वाली है, ये भी वाई वाली है और ये भी वाई वाली, ये दोनों आप इसमें सॉल्व हो सकती हैं क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी, लेकिन इसके साथ m भी है, इन दोनों को सॉल्व कर लें और इसको इसी तरह लिख लें, ये लिख लें 8ym और इसमें से क्या रह जाएगा, 84 में से अगर हम माइनस कर लें 18 तो मेरे पास 66 रह जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस 66y। अब कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ y नहीं है, एक ये है सबसे पहले m स्क्वायर, फिर आप देखें और इसके बाद कौन सी है जिसमें y नहीं है, और इसके बाद ये है 21m और इसके बाद लास्ट टर्म 117 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने ये करना है कि इसको हम एक पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, या जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है 7y स्क्वायर। अब इन दोनों में से y को कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा 8m और इसके बाद y यहाँ से कॉमन तो प्लस 66 ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद नेक्स्ट ये कांस्टेंट टर्म होगी सारी m का स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस 21m और प्लस 117 इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट किस रिस्पेक्ट से है, y के रिस्पेक्ट से, क्योंकि इसमें y नहीं है। तो अब आपके पास इजी हो गया, ये a हो गया सारा, ये b हो गया और ये c हो गया। अब हम कंसेप्ट देखेंगे कि उसने ये कहा था कि ये लाइन इस हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट है, तो अगर टेंजेंट है तो इसका कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, फॉर टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट है इसके ऊपर तो डिस्क्रिमिनेट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट आपने पहले पढ़ा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। दूसरे लफ्जों में आप स्क्वायर रूट जो कंप्लीट फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेट करना है, पूरा फार्मूला आप कैलकुलेट नहीं करना, तो काम थोड़ा आसान हो गया। लेकिन b का स्क्वायर लें 8m प्लस 66, इसका ले लेते हैं स्क्वायर
-4 ए की जगह 7 है और सी की जगह एम स्क्र प्लस 21m प्लस 117 इक्वल टू 0। आपने घबराना नहीं है, ये सारा काम कैलकुलेटर ने करना है। आपने सिंपल फार्मूले ओपन करना है, a प्लस बी का स्क्वायर जो आपने पहले ओपन किया है वही काम दोबारा से 8 का स्क्वायर ले लें, 64 m का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब 66 का स्क्वायर नहीं आता, कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर है, 66 का स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास आ गया 4356। ए स्क्वायर भी हो गया, बी स्क्वायर भी हो गया, प्लस 2ab प्लस 2 ए की जगह 8m और बी की जगह 66। आप चाहें तो इसको भी कैलकुलेटर पे लिख के यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। माइनस, अब क्या होगा, 7 4 से 28, 28 सारों से मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन जहन में रखना है, 28 एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 28 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो क्या करेंगे 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 588 और इसके साथ क्या था m, और 28 को 117 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 मल्टीप्लाई 117, तो ये आंसर आएगा -3276 इक्वल टू 0। अब सिंपल है, यहाँ से जो एम स्क्र वाले टर्म है उनको आप इसमें सॉल्व करें, एम स्क्र है 64 और -28, तो मेरे पास रह गया 36 एम स्क्र, यानी इसको और इसको सॉल्व करने से। अब एम वाली टर्म देखें, ये एम वाली टर्म है, ये एम वाली टर्म है, दो एम वाली टर्म है, ये और ये, इसको मल्टीप्लाई करूँ, ये आएगा क्या, 8 2 16, 16 को मल्टीप्लाई करूँ 66 से, तो यहाँ पे नंबर मेरे पास बन रहा है स्टूडेंट 1056 और ये m एज इट इज़। इसको अब इसके साथ सॉल्व कर दूँ अगर मैं, तो देखें 1056 में से माइनस कर दें 588, तो मेरे पास आंसर आ रहा है +468 और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। क्लियर। अब कांस्टेंट टर्म रह गई, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, यानी जितना नंबर रह गया सिंपल 4356 -3276, तो बच्चों ये आ गया मेरे पास, प्लस में बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है 1080 इक्वल टू 0। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन एम में आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब अगर हम कोशिश करते हैं, अगर कॉमन आ जाए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कॉमन 36 ही नज़र आ रहा है, अगर 36 कॉमन आता है तो गुड। अब 36 को कॉमन लेके चेक करना है, 36 अगर कॉमन ले लूँ एम स्क्र प्लस ये इसको 468 को डिवाइड करना है 36 से, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो गुड, यस ये 13 आ गया m। इसी तरह इसको भी कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, अदरवाइज फिर हम कॉमन वाला स्टेप रेज कर देंगे, कंप्लीट भी फिर इसी तरह फार्मूला लगाएंगे। 1080 डिवाइड बाय 36, यस ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, ये आ गया 30 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन हो गया इजी। अब इस नंबर को हैंडल करना हम कर सकते हैं इजीली। 36 मल्टीप्लाई साइड पे जाके डिवाइड 0 हो जाएगा, तो आपके पास m स्क्वायर प्लस 13m प्लस 30 इक्वल टू 0। आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। सबसे आसान है फैक्टराइजेशन, 30 है और 30 सिंपल है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10m प्लस 3m और प्लस 30 इक्वल टू 0। इस दोनों को ऐड करेंगे 13 बनेगा, मल्टीप्लाई करने से 30m स्क्वायर आता है, यही हमें चाहिए होता है, ये मेथड है। तो फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन m कॉमन आ सकता है, m प्लस 10 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन तो m प्लस 10 आ जाएगा, यहाँ से भी। इसका मतलब अगर ये दोनों फैक्टर एक जैसे हों तो आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है। तो यहाँ से आपके पास आ गया m प्लस 3 एक ब्रैकेट में और m प्लस 3 जो एक जैसा है वो एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब जब दो टर्म का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आए, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब एक ही होता है, या तो पहला नंबर 0 है या फिर दूसरा नंबर 0 है। यहाँ पे बीच में ओ और आर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ, +3 उस साइड पे जाके माइनस, यहाँ से +10 उस साइड पे जाके -10, विच इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। ये वो वैल्यूज़ थी जो m की आपसे पूछ रहा था कि m की वैल्यूज़ बताएं क्या हैं। अगर ये वैल्यूज़ m की हम पुट कर दें यहाँ पे, तो ये जो लाइन बनेगी, ये दो लाइंस आ रही हैं। एक लाइन सपोज कर लें ये है, दूसरी लाइन सपोज कर लें कोई और भी हो सकती हैं। तो ये दो लाइंस जब दो बार m की वैल्यू, एक बार -10 से और एक बार -3 से, दोनों लाइन इस हाइपरबोला के इक्वल क्या होंगी? टेंजेंट होगी। क्लियर हो गया? उम्मीद है क्वेश्चन 2 समझ आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको गिवन थी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे? टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन आपको गिवन है कि ये हाइपरबोला जो है वो बिल्कुल केस 1 2 की तरह है, एक्स एक्सिस के अराउंड जो है वो हाइपरबोला बन रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस एक्स जो है एक्स के रो पॉजिटिव है, विच इज पैरेलल टू द लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो फाइंड करनी है, लेकिन आपको एक कंसेप्ट साथ दिया गया है कि विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप फाइंड करोगे वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब सपोज इसकी ज्योमेट्री से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं और इसके बाद क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा आपके लिए। सपोज ये हमारे पास जो है वो हाइपरबोला बना लेते हैं, ठीक है, और हाइपरबोला हमारे पास वो इस तरह से बनेगा, ये शेप बनेगी। अब आपको एक लाइन गिवन है, इस लाइन की ज्योमेट्री अभी एग्जैक्टली हम ग्राफ ड्रा करके टेबल बना के ड्रा तो कर सकते हैं, लेकिन हमें बस इसका आइडिया लेना है। सपोज करें कि जो लाइन है आपके पास, उस लाइन की जो डायग्राम बनेगी वो ये सपोज बनती है, ठीक है। ये गिवन लाइन है आपको, ये मैं कह देता हूँ 4x - 8y + 7 = 0, ये इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है वो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब जो स्लोप इसकी है वही स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की भी होगी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल अगर हम बना लें, सपोज इस तरह से, इसको अगर आगे एक्सटेंड करूं मैं, तो वो इसके पैरेलल बिल्कुल सपोज इस तरह से जो है वो लाइन बन रही है, ये आप इसमें एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? एक पॉइंट पे टच करके गुजरेगी हाइपरबोला को, इस साइड सेक्शन में भी हो सकती है, इस सेक्शन में हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट पे टच करके गुजरेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन जो दी हुई है हमें उसमें से स्लोप निकालेंगे इसकी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना आपको पता है कैसे लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले भी हम 2 एक्सरसाइजेज में ये चीज़ें कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है हमारे पास होती है देयरफॉर y = mx + c, दिस इज इक्वेशन। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब कहेंगे? इसमें हमें ये पता होनी चाहिए स्लोप, और इसके बाद ये पता होना चाहिए इंटरसेप्ट, किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है लाइन इस हाइपरबोला को। 2 चीजें पता चल जाए, स्लोप लिख लूंगा। अब स्लोप तो निकालनी बहुत आसान है, क्योंकि पैरेलल लाइन है और 2 लाइन जब पैरेलल हों तो स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है, एक जैसी होती है। अब इस लाइन की स्लोप निकालते हैं, तो देयरफॉर गिवन लाइन जो है हमारे पास, गिवन लाइन वो क्या है बच्चों, वो है 4x - 8y + 7 = 0। यहाँ से स्लोप निकालनी। अब स्लोप निकालनी मुश्किल नहीं है, क्यों? आपने बस ये वाली फॉर्म बनानी है, तो 8y को साइड पे ले जाऊँ, प्लस हो जाएगा, 4x + 7 = 8y हो गया। हमें y को अकेला करना था, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होना, 8 है, इसको खत्म करें, तो 8 कैसे खत्म होगा? पूरी इक्वेशन से 8 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ये ले खत्म हो गया। अब इक्वेशन को मैं अगर रेंज करके लिखूं तो y पहले लिख लूं, ये आपके पास 4 1 * 4 4 2 * 8 1/2 आ गया, x + 7/8, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। और इसकी स्लोप जो है वो आपके पास ये है। अब इसकी स्लोप और हमारी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, दोनों की स्लोप क्या होगी, सेम, क्यों कि पैरेलल हैं। तो यहां से आप ये कह सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है हमारे पास वो हमें सर मिलेगी, क्या मिलेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो हमें मिलेगी y = m, m की जगह हमने m की वैल्यू लिखनी है 1/2 x + c। अब एक चीज रह गई c के बारे में कि c क्या है। अब वो c हमें कौन बताएगा? वो बताएगी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो गिवन है, कि उससे हम क्या कर लेंगे, ये c की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब इसको पुट कर दें अपनी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो आपने सिंपल अब इसको पुट करना है और वहां से फिर कंसेप्ट टेंजेंट वाला वही जो भी पिछले 2 क्वेश्चन में किया है वो अप्लाई करना है। तो जहां पे इक्वेशन में y लिखा हुआ है वहां पे मैं ये y की वैल्यू पुट कर दूं, तो माइनस है x² - 2y का स्क्वायर, यानी 1/2 x + c इसका स्क्वायर लेना है, प्लस 4x एज इट इज -6 y की जगह फिर 1/2 x + c और प्लस 11 = 0। क्लियर हो गया? अब आपने यहाँ से सारी इक्वेशन x में बनती नजर आएगी और इसको x में बनाना है, और इसके बाद फिर आगे हम काम करेंगे। अब देखें यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ये इसका क्या करना है, स्क्वायर ओपन करना है। तो स्क्वायर ओपन करने के लिए आप पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लें, x का स्क्वायर हो जाएगा /2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a² पूरा बन गया, प्लस b² c का स्क्वायर भी बन गया, प्लस 2ab करेंगे। देखें 2a की जगह क्या है 1/2 x
और b की जगह क्या है c है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। तो अब यहाँ से आप क्या कहेंगे सर 2 को कैंसिल कर दें, तो क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। माइनस अब ये 6 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 आर 6, तो यहाँ से 3x आ गया, लेकिन यहाँ 6 पूरा मल्टीप्लाई होगा 6c और ये प्लस 11 इक्वल टू 0। मजीद अब ये 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास एक्स स्क्र माइनस, जब 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 आर 4, एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2 रह जाएगा। ठीक हो गया, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई माइनस 2 सी स्क्र, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या लाएगा माइनस 2 एक्स सी। ये याद रखें माइनस से मल्टीप्लाई करें साइन सारों के चेंज हो गए। ये आपके पास प्लस 4x माइनस 3x, बल्कि इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, प्लस 4x माइनस 3x आपके पास क्या रह जाएगा, 4 में से 3 माइनस करें जस्ट x आ गया माइनस 6c प्लस 11 इक्वल टू 0। साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाते हैं। अब यहाँ से ये 2x स्क्वायर वाली टर्म है, इनको आप इसमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये सपोज करें 1 है और 1 माइनस 1/2 करें, अगर एक फुल हो उसमें आधा जो है वो माइनस कर दें तो हाफ रह जाएगा सिंपल, वरना आप कैलकुलेटर से 1 माइनस 1/2 करें आपको पता चल जाएगा, तो इसका आंसर 1/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसके बाद ये 2x वाली टर्म थी, इसमें से मैं अगर x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा माइनस 2c और यहाँ से प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि x कॉमन इसकी जगह कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है माइनस 2c स्क्वायर, और यहाँ से आप देखें तो ये है माइनस सी 6c और प्लस 11 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से ये देखें एक्स स्क्वायर वाली दोनों टर्म हमने सॉल्व कर ली, एक्स वाली भी दोनों सॉल्व कर ली, और ये कांस्टेंट तीनों जो टर्म थी वो हमने लिख ली। अब इक्वेशन जो बन चुकी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से आपके पास ए बी सी की पहचान आप कर सकते हैं, ये सारा ए है, ये सारा बी है और ये सारा जो है वो सी है। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन द फॉर्म ऑफ एक्स, लेकिन कंडीशन ये थी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट आपको ऑलरेडी पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जब इसमें से डिस्क्रिमिनेंट पुट करेंगे 0 तो आपको c मिल जाएगा जो कॉन्स्टेंट टर्म हमें चाहिए। तो b का स्क्वायर लेना है हमने, तो माइनस 2c प्लस 1 इसका ले लें स्क्वायर, माइनस 4 a की जगह हमारे पास 1/2, ठीक हो गया, और c की जगह हमारे पास ये सारी टर्म है c माइनस 2c स्क्वायर माइनस 6c और प्लस 11 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट आप यहाँ से सिंप्लीफाई ये डिवीजन को खत्म कर दें, 2 रह जाएगा। डिवीजन क्वेश्चन में खत्म हो चुकी है। ये सिंपल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है, तो a का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4c का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया, प्लस b 1 का स्क्वायर फिर 1 आएगा, प्लस माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस b का फार्मूला लग गया, माइनस 2a की जगह आपके पास क्या है 2c और b की जगह आपके पास क्या है 1 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास माइनस, यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस 2 रह गया, माइनस 2 आप अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4c स्क्वायर, फिर वही बात आपने देखना है कि आपने माइनस 2 मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 6 2 आर 12c और फिर प्लस माइनस माइनस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22। इक्वेशन में डिवीजन नहीं है, सिंपल आपके पास इक्वेशन है। अब हमारे पास ये भी सी स्क्वायर ये भी सी स्क्वायर, कितने हो गए 8c स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आप देखें तो ये माइनस 4c और ये 12c, तो कितने हो जाएंगे, 12 में से माइनस 4 करें तो 8c रह जाएगा सिंपल। अब कॉन्स्टेंट टर्म रहेगी 1 रह गया और ये 22 रह गया, तो माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी अगर ये 8 का मल्टीपल होता तो क्वेश्चन और आसान हो जाता, हम वहाँ से 8 को कॉमन लेते और क्वेश्चन आसान, लेकिन अब 8 नहीं कॉमन आ रहा तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे फिर आप क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। अब आपको c की वैल्यू चाहिए, ठीक है, c की वैल्यू चाहिए थी, हम यहाँ पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला c की फॉर्म में आएगा माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो c इज इक्वल टू माइनस b, तो क्या आ गया माइनस 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4a की जगह 8 है और c की जगह है माइनस 21 डिवाइड बाई 2a की जगह क्या है बच्चों हमारे पास 8, तो c की वैल्यू फाइनली माइनस 8 प्लस माइनस, इसको कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा 64, आगे आपने लिखना है प्लस, ठीक है, क्यों, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 64 प्लस 8 4 आर 32 और 32 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 21, और ये पूरा जो आंसर है इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 4
स्क्वायर रूट 46 आपको ये भी कैलकुलेटर से मिल जाएगा। तो 4 2s आर 8 2s आर 16। तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ, अब देखें ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो मेरे पास 4 2s आर 8, माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, या आप जस्ट प्लस कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, -2 रह जाएगा, प्लस माइनस 4 कॉमन से लेने से जस्ट क्या रह गया, 46 रह गया, डिवाइड बाय 16 एज इट इज। अब 4 कॉमन लेने का फायदा ये होगा कि 16 से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 1s आर 4, 4 4s आर 16। तो फाइनली आपके पास c की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस 46 डिवाइड बाय 4। ये c की वैल्यू अगर हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लें पुट इन इक्वेशन 1। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिली, y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस सी, तो प्लस है तो इसकी वैल्यू जो भी है वो आप लिखेंगे। वो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 46 डिवाइड बाय मेरे पास है 4। अब मैं पूरी इक्वेशन के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना आप यहां तक भी लिखा रहने दो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो 4 से मल्टीप्लाई करें 4y आ जाएगा। यहाँ पे 4 जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखें 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 4 को मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, पूरी इक्वेशन से 4 को यहाँ पे भी। तो ये 4 से तो कैंसिल, यहाँ पे 2 1s आर 2, 2s आर 4, तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट 2x। ठीक हो गया, यहाँ से ये फ्रैक्शन खत्म हो गई। तो -2, अब -2 है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस जो है माइनस बन जाएगा, माइनस जो है प्लस बन जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 46 के रूट आप ये बाकी टर्म जो है इसी तरह या ब्रैकेट लगा कर इसी तरह रखा रहने दें तब भी ठीक है। विच इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे पूछ रहा था। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। अब आपको हाइपरबोला गिवन है, अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। चेंज क्या है, विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पैरेलल टू द गिवन लाइन। पैरेलल में स्लोप वही होती है, परपेंडिकुलर में स्लोप उसके रेसिप्रोकल होती है, बाकी आपको सारा पता है। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा आपको करनी पड़ेगी, जहां पे वो टेंजेंट लाइन उस हाइपरबोला को यानी टच कर रही है वो पॉइंट पे बताएं, ठीक है। तो ये आप काम है एक्स्ट्रा, बाकी काम वही है सारा। तो पहले वाला काम जो है उसको हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। जो नया काम होगा उसको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ निकाल लेते हैं टेंजेंट लाइन। तो जो हमारे पास गिवन लाइन है उसके अगर मैं स्लोप निकालूं तो वो है 2x x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये आपको पहले क्वेश्चन में करके आए, आपको पता है स्लोप का क्या मेथड बताया था कि y को इस साइड पे रहने दें, बाकी उन सारों को साइड पे ले जाए। -x और -5 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। अब यहाँ से स्लोप का आइडिया आपको हो जाएगा कि स्लोप क्या मिलेगी इस लाइन की, -1/2। ये स्लोप है गिवन लाइन की, स्लोप यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन लाइन। लेकिन आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपको चाहिए, टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कंसेप्ट कि अगर एक लाइन इस तरह से हो, एक लाइन इस तरह से हो, इसकी लाइन को अगर मैं m1 कह देता हूँ, इसकी लाइन को m2 कह देता हूँ, तो हम क्या करते हैं, m1 m2 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर m1 आपको गिवन है, m2 फाइंड करनी है, तो m1 मल्टीप्लाई साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरे लफ्जों में आप क्या कह सकते हैं, अगर आपको m1 की स्लोप पता है तो आप उसको रेसिप्रोकल कर लें और साथ क्या मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस साइन। तो यहाँ से आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1, और उसके बाद माइनस साइन के साथ क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपको मिल जाएगी। ये आपको फर्स्ट जो पॉइंट रिक्वायर्ड था वो मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन अगर हम लिखें तो वो क्या होगी, y इज इक्वल टू m की जगह हमारे पास 2x प्लस c। ये आप पहले एक पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आप दोबारा वो चीज़ें डिटेल से नहीं लिख रहा, क्योंकि आप जो बाकी काम है उसको हम फोकस करेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
लाइन है। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ का मसला है, किसका? सी का। जब हमें सी मिल जाएगा तो हमारा आंसर। अब सी कैसे मिलेगा? जैसे पहले क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसको पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में जहां जहां y है वहां पे ये पुट कर देंगे 2x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, इट मीन्स 2x प्लस सी का स्क्वायर प्लस 6x, नेक्स्ट क्या है -8 और y की जगह फिर वही बात 2x और प्लस सी और इसके बाद -7 इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं x स्क्वायर की फॉर्म में, यानी x स्क्वायर x और कांस्टेंट की फॉर्म में। तो ये पहले जो है फार्मूला ओपन होगा, तो फार्मूला ओपन करें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और c का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 2 आर 4xc, ये ले फार्मूला ओपन हो गया, प्लस 6x माइनस 8 2 आर 16x माइनस 8c और -7 इक्वल टू 0। 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 4 आर 16x का स्क्वायर प्लस माइनस -4c का स्क्वायर -4 4 आर 16xc और ये आपके पास इसी तरह। आप देखें इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 में से अगर मैं 6 को माइनस कर दूं तो माइनस के 10x, बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है, -8c -7 इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन में ये टर्म, अब इसमें x स्क्वायर वाली दो टर्म है, इनको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इट मीन्स -14x स्क्वायर आ जाएगा। अब x वाली एक और दो टर्म है, इनमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा दोनों में माइनस है तो मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा ताकि क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाएगा। माइनस कॉमन लूँ और -x भी कॉमन लूँ तो क्या रह जाएगा, 16x कॉमन 6c रह गया, माइनस कॉमन प्लस x कॉमन तो सिर्फ क्या रह गया 10 रह गया। ये लें, ये भी हो गया। अब कांस्टेंट टर्म जिसमें x ना हो, -4c स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद क्या टर्म है जिसमें x नहीं है, ये -8c और -7 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में एक काम तो अच्छा है, पूरे क्वेश्चन में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस का काम खत्म। तो माइनस कॉमन लेने से 14x स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा, x 16c प्लस 10, ये एज इट इज, इसमें से माइनस कॉमन, ये भी माइनस कॉमन, ये भी सारे प्लस के हो जाएंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये सर जो है हमारे पास सारा कॉन्स्टेंट है। हिंट आप यहाँ लिख सकते हैं, आपने क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है इस इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन कौन सी फाइंड कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन में क्या कंसेप्ट आया था कि जो डिस्क्रिमिनेट होता है वो 0 होता है, तो डिस्क्रिमिनेट को 0 पुट कर लेंगे। अब डिस्क्रिमिनेट आपको पहले से पता है, ये होता है जी डिस्क्रिमिनेट, इधर ही लिख लेते हैं, b स्क्वायर -4ac होता है, इसको 0 पुट करें, वैल्यू पुट करें। b की जगह आपने लिखना है 16c प्लस 10 इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर आ गया, -4a और c, यानी 4a की जगह 14 और c की जगह हमारे पास सारी कौन से टर्म है, 4c स्क्वायर प्लस 8c और इसके बाद प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, c फाइंड कर लेंगे और हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगी। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में कंसेप्ट है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, पहले स्क्वायर ओपन करना है, 16 का स्क्वायर है तो ये हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, 16 का स्क्वायर तो ये मेरे पास 256 आ जाएगा, 256 c का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा प्लस 2ab। तो 10 2 20, 20 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास 320c आ गया। ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हैं। माइनस, अब गौर देखना है, 14 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करूं, 14 मल्टीप्लाई 4 56, 56 हारों से मल्टीप्लाई होगा, तो 56 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये आ जाएगा 224, ये सी स्क्वायर एज इट इज। अब फिर वही बात आगे किससे मल्टीप्लाई करना है, 56 से, 56 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से 56 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो फिर -448 और यहाँ सी, फिर माइनस प्लस -56 को अगेन मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 392 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से सी स्क्वायर वाली ये टर्म है, ये टर्म है, इनको सॉल्व करें
तो 256 में से माइनस कर दूँ 224, तो मेरे पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 32c का स्क्वायर। और c वाली भी दो टर्म्स हैं, तो यहाँ से 320 प्लस के हैं -448, तो यहाँ से आंसर -128c आ गया। कॉन्स्टेंट ये टर्म है और ये टर्म है, तो 100 माइनस कर दें, -292 इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या ये 32 डिवाइड करता है कंप्लीट सारे नंबर्स को। यस, यहाँ पे तो कर रहा है। इसी तरह 292 को भी डिवाइड करना चाहिए 32 से, तो फिर कॉमन ले सकते हैं, नहीं कर रहा कॉमन। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे एक और चीज़ है, अब 32 नहीं है तो डायरेक्ट हम इसको 16 से भी देख सकते हैं। तो 16 से अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो, 16 से भी नहीं हो रहा, तो फिर 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं। 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 16c स्क्वायर कॉमन लेने से इजी हो जाएगा, ठीक है, वरना इनके आप फार्मूला स्क्वायर लेते रहे मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 64 और यहाँ से 2 1 और 2 4 8, फिर 1 इधर 6, ये ले ली। अब इसमें मुझे मजीद 2 जो है और कॉमन आ नज़र, इसका मतलब 4 हम कॉमन ले सकते थे डायरेक्ट, तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 4 अगर मैं कॉमन लूँ तो 4 8 आर 32, यहाँ से 4 कॉमन लेने से क्या रह जाएगा, आपने क्या करना है 128 को डिवाइड कर देना है 4 से, तो ये 32 आ गया। यहाँ से भी इसको 4 से डिवाइड करें, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब 292 डिवाइड बाय 4, यस 73, ये लें। अब 4 मल्टीप्लाई साइड में जाके डिवाइड, अब इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। अब ये नंबर छोटा हो गया, आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से इसको ख़त्म कर लें, आपके पास 8c स्क्वायर -32c -73 इक्वल टू 0। यहाँ से आप c निकालना है, क्योंकि c निकालेंगे तो तब तक हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ c। तो c का फार्मूला क्या है, बनेगा -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। क्लियर हो गया। चलें, अब a b c की पहचान सामने नजर आ रही है, आप लिख सकते हैं वैल्यूज। c इज इक्वल टू -b, तो माइनस पहले से मौजूद है, +32 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आप बेशक लिख लें। -4a की जगह 8 और c की जगह 73, माइनस साइन लाजमी लिखना है, डिवाइड बाई 2, a की जगह 8 आ गया। अब वही बात, स्क्वायर रूट को जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है, बाकी हमारा काम जो है वो बाद में होता रहेगा। तो 32 का स्क्वायर लेने, ठीक है, 32 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास, बल्कि पूरा ही लिख लेते हैं। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ ही आप इसको प्लस लिख लें, 8 4 आर 32 और उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें 73। तो इस पूरे स्क्वायर रूट का आंसर मेरे पास आ रहा है 4 स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाय 8 2 ज़र कितना होता है, 16 होता है। अब यहाँ पे फिर देखें 4 को कॉमन ले सकते हैं, जब 4 को हम कॉमन ले सकते हैं तो ले लेते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 4 8 ज़र 32 प्लस माइनस 4 कॉमन चला गया, जस्ट 210 रह गया, डिवाइड बाय 16। तो 4 1 ज़र 4 4 4 ज़र 16, देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि सी की वैल्यू सर 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाय 4 विच इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सी। अब c की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो है वो हम लिखने के काबिल हो गए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो है हमारे पास वो क्या बनेगी, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हमारे पास दो हैं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो जब मैं इसको प्लस लिखूंगा तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस, अब मैं प्लस वाली अगर लिखूं तो 8 प्लस, ठीक है, और स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाय क्या है इसके साथ 4। अब मैं पूरी इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4y प्लस 4 2 ज़ार 8x प्लस 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। इसी तरह से जब दूसरी इक्वेशन आएगी उसमें यहाँ माइनस होगा, बाकी तो कोई चेंज नहीं होगा, तो अब साथ ही इसको माइनस वाला भी कर लें एक ही बार। अब यहाँ से अंडरस्टूड है, जब इसको प्लस में लिखेंगे तो एक टेंजेंट माइनस में लिखेंगे तो दूसरा टेंजेंट आपके पास आ जाएगा, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स कैसे फाइंड करेंगे। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंट का मतलब आपके पास x की वैल्यू मिले तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास कहाँ से मिलेगी, जो x वाली इक्वेशन होगी उसमें से, ये हमारे पास x वाली इक्वेशन, या आप ये कह सकते हैं कि हमने डिस्क्रीमिनेंट, यस यहाँ से डिस्क्रीमिनेंट से पहले ये जो था ये हमारे पास x की, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, वो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, y मिल जाएगा,
एक्स और वाई दो पॉइंट्स चाहिए। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आप कोई नाम दे दें, इस इक्वेशन को स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, या ए का नाम दे दें या टू का नाम दें, क्योंकि वन इक्वेशन पहले हो गई है। अब यहाँ पे आप चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टेरिक, फ्रॉम स्टेरिक। स्टेरिक से क्या करना है, स्टेरिक से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो मैं एक्स की, मैं इक्वेशन एक बार लिख लेता हूं, 14x² प्लस एक्स इंटू 16c प्लस 10, ठीक है, प्लस 4c² प्लस 8c प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब एक चीज़ और सोचें कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये जो टर्म थी ये तो डिस्क्रिमिनेट था, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और डिस्क्रिमिनेट को हमने क्या किया था, जीरो, क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो ये तो ऑलरेडी जीरो होगा। तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट दिस टर्म इक्वल टू जीरो, ऑलरेडी हम इसको जीरो कर चुके हैं। तो फिर x की इक्वेशन जो है आपके पास क्या बचेगी, माइनस बी डिवाइड बाई 2a, प्लस माइनस जीरो लिखने की तो जरूरत नहीं है, सिंपल ये x के पॉइंट में, इसमें आप पॉइंट्स पुट कर लें, यहाँ से a b बड़ी आसानी से लिख ले जाएंगे, ये a है, ये b है और ये सारा c है, लेकिन हमें c से गर्ज नहीं है, हमें a b चाहिए। तो देयरफॉर आप यहाँ से x जो है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, b की जगह 16c प्लस 10, लेकिन b के साथ साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस, डिवाइड बाई 2a, तो a 14 है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप अभी इसी तरह लिखें, मल्टीप्लाई नहीं करता। अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन लूँ तो 2 8 ज़र 16 प्लस 2 5 ज़र 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 14। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं सर 2 को कैंसिल कर दें, तो x की वैल्यू जो आपके पास आ रही है माइनस 8c प्लस 5 डिवाइड बाय 14। अब फिर मसला आ गया सर इसमें x की वैल्यू तो चले मान, लेकिन इसमें c कहाँ से फाइंड करेंगे, तो c हमने पहले फाइंड किया हुआ है, c के दो केस हैं। अब प्लस के लिए भी एक इक्वेशन बन जाएगी, एक पॉइंट मिल जाएगा, और y के लिए भी दूसरे माइनस के लिए भी एक पॉइंट मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर प्लस का बताता हूँ, इफ c इज इक्वल टू, अब c की वैल्यू में अगर कंसीडर करता हूँ 8 प्लस स्क्वायर रूट 2 10 डिवाइड बाय 4, देयरफॉर ये c की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 8c। c की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, इसको लिख लेते हैं, c की जगह वैल्यू है 8, ठीक है, और 8 के साथ क्या है आपके पास प्लस स्क्वायर रूट 210 डिवाइड बाय 4, ये c की वैल्यू आ गई, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे प्लस 5 डिवाइड बाय 14। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस 5 लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, क्यों, माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस जब इस माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इनको देखा करें। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब सिंपल फ्रैक्शन तो खत्म हो चुकी है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 2 ज़ार माइनस 16 माइनस 2 स्क्वायर रूट 210, और ये आगे माइनस 5 एज इट इज डिवाइड बाय 14 भी एज इट इज। तो फाइनली आप यहाँ से कह सकते हैं कि x की वैल्यू सर माइनस 5 माइनस 16 कितने हो गए, माइनस 21 माइनस 2 टाइम स्क्वायर रूट 210 डिवाइड बाय 14। अब आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है x की, x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस x की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो इसको लिख लेते हैं पुट इन 1। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या है, 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह हमारे पास क्या है, माइनस 21 माइनस 2 स्क्वायर रूट 210 डिवाइड बाय 14, ये सारी वैल्यू आ गई x की। अब इसके बाद है प्लस c, और c हमने कौन सा चूज किया हुआ है, पॉजिटिव, वही लिखेंगे 8 प्लस स्क्वायर रूट 210 डिवाइड बाय क्या है 4। अब यहाँ से आप देखें कि 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको मैं मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस 21 माइनस 2 स्क्वायर रूट 210 डिवाइड बाय 7 है,
तो डिवाइड बाय 7 प्लस यहाँ से आ गया 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 4s आर 28 एलसीएम आ रहा है, तो नीचे आप यहाँ पे 28 एलसीएम लेंगे। अब 7 है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँ तो -4 2s आर 8 और 4 1s आर 4, ये हो जाएगा 84 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2s आर 8 स्क्वायर रूट 210। ठीक है, अब प्लस, अब आपने देखना है अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो 7 से इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 8s आर 56। ठीक है, 56 लिख लेना है यहाँ पे, इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 7 स्क्वायर रूट 210। अब यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब अगर मैं 84 में से 56 को निकाल दूं तो मेरे पास 84 माइनस 56 तो 28, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -28। फिर देखें -8 और +7 तो माइनस रह गया जस्ट 1, 210 डिवाइड बाय 28। ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, y की। यही वैल्यू चाहिए थी x और y की। तो फाइनली आपके पास पॉइंट्स मिल गए। क्या पॉइंट मिले, x का पॉइंट था -21 -2 स्क्वायर रूट 210 डिवाइड बाय 14, और इसको अगर देखूं तो -28 -210 और स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 28। तो ये बच्चों वैल्यू आ गई हमारे पास, पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया किसके लिए, सी पॉजिटिव के लिए। अब सी नेगेटिव के लिए बिल्कुल सेम केस, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, तो आपने सिंपल लिखना है सिमिलरली फॉर सी इज इक्वल टू 8 माइनस के रूट 210 डिवाइड बाय 4। तो जब सी के लिए सेम वैल्यू लेके चलेंगे तो देयरफॉर आपके पास दूसरा पॉइंट जो है, देखें चेंज कहाँ पे आ रहा है, बस इसके साथ प्लस माइनस है, बाकी तो सेम है। तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, -21 प्लस कर लें इसको 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाय 14, और ये फिर -28 प्लस के रूट 210 डिवाइड बाय 28, ब्रैकेट कर दें क्लोज, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके पास वो दो पॉइंट्स उसने पूछे थे कि आपके पास क्या होंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है समझ आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। इक्वेशन गिवन है, एट द पॉइंट भी गिवन है, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। फॉर एग्जांपल डायग्राम से इसको समझते हैं। देखें सपोज आपके पास अगर देखें तो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये हाइपरबोला जो है वो इस तरह से बन रहा है, एक्स एक्सिस के अराउंड जो है ये क्या होगा, सिमेट्री होगा। अब कह रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट कौन सा है, x का 2 है और y का 3 है। सपोज करें ये x का, मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे x का 2 आ रहा है और यहाँ पे जो y का वो 3 आ रहा है। तो इस पॉइंट पे जो है आपने मुझे टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये सपोज कर लें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई जो इस पॉइंट पे टच करके गुजरती है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन, और नॉर्मल क्या होगा, जो इसके परपेंडिकुलर होगी, किसके, टेंजेंट की इक्वेशन की। ये इक्वेशन अब क्या होगी, नॉर्मल होगी। ये वो आपको कह रहा है कि मुझे दो इक्वेशन फाइंड करके बताएं इस केस में। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है, जब हमें एक सिर्फ हाइपरबोला की इक्वेशन दी जाए और इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन की उसमें हमें एक और इक्वेशन देता था, कहता था ये इसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, हम स्लोप निकाल लेते थे। अब बिल्कुल वैसा ही है। अब अगर हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए उसने लाइन नहीं दी, लेकिन स्लोप हम खुद से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखी हुई है जी, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 14x प्लस 21y माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप जो है वो स्लोप है, तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप असल में डेरिवेटिव को कहते हैं। आप डेरिवेटिव बड़ी डिटेल से पढ़ के आए हैं। तो डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है। तो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चले जी, तो डेरिवेटिव लेना 6 2 12x हो जाएगा, माइनस 6 2 12, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। बात समझ आ गई।
पावर स्टार्ट में पावर में से कम और साथ y भी लिखना होता है, ठीक है, पावर में से कम जो 1। अब y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, -14 x का डेरिवेटिव 1 प्लस 21 y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और -5 का कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है, इनमें से मैं अगर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ तो कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -12y, ठीक है, -12y और प्लस 21, और ये दोनों टर्म उस साइड पे शिफ्ट करते हैं, प्लस है तो उस साइड पे जाके माइनस, माइनस है उस साइड पे जाके प्लस, प्लस है तो उस साइड पे जाके माइनस, ये ले, ये मल्टीप्लाई साइड पे जाके डिवाइड कराएं तो आपके पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 14 माइनस 12y डिवाइड बाय, यहाँ से आप कह सकते हैं 21 माइनस 12y, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया या स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई एट एनी पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ये स्लोप हो सकती है, इस टेंजेंट लाइन की किसी भी पॉइंट पे, ये जो ब्लैक लाइन है इसकी किसी भी पॉइंट पे स्लोप मिल गई है, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट उसने कहा था कि मुझे x का 2 मिले और y का 3, इस पॉइंट पे मुझे निकाल के बताओ। तो फिर क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पुट कर देंगे, तो फिर आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इस पॉइंट में आपने यहाँ पे 2,3 इस तरह लिख लेते हैं, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे ये डेरिवेटिव है। तो 14 माइनस 12 x की जगह 2 पुट करना है और y की जगह 3 पुट करना है, सिंप्लीफाई करें, 14 माइनस 12 2 24 डिवाइड बाय 21 माइनस 12 3 36। तो क्या रह जाएगा मेरे पास, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं इसको एम टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, और ये क्या रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा -10 डिवाइड बाय, डिवाइड में भी माइनस ही आएगा लेकिन -15 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 10 5 3 15, देयरफॉर एम टी की स्लोप आ गई 2/3, इसकी स्लोप तो मिल गई। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी चाहिए, तो वो सिंपल है, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 लिखेंगे, बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक हो गया, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, एम एन इक्वल टू -1 डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो असल में क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रेसिप्रोकल करना है माइनस साइन के साथ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और माइनस साइन के साथ, तो ये मुझे मिल गई स्लोप ऑफ नॉर्मल। सर स्लोप तो हमने निकाल ली, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें c था इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे तो इंटरसेप्ट का नाम ही नहीं है, इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप इंटरसेप्ट वाली फॉर्म भी नहीं यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे लिखिए, वो टेंजेंट लाइन हो सकती है, नॉर्मल लाइन हो सकती है, तो अब लाइन की इक्वेशन लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है तो अब हम इक्वेशन यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। इस लाइन को क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पता होना चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्यों, स्लोप तो सर हमने फाइंड कर ली, तो क्या गिवन था, पॉइंट गिवन था, इसलिए पॉइंट यूज किया, ठीक हो गया। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो यहाँ से वैल्यू पुट करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके सामने आ जाएगी, y माइनस पॉइंट क्या है, पॉइंट तो गिवन है ना 2 3, तो y की जगह यानी उसको x1 y1 भी आप कह सकते हैं, तो y1 क्या है 3 इज इक्वल टू स्लोप टेंजेंट की यूज करनी है, क्या है 2/3 और x माइनस एक्स क्या था 2 था, ठीक हो गया। तो इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई करूँ, 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3y माइनस 3 3 9 इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 4। तो और मैं मजीद अगर इसको थोड़ा से एक साइड पे ले आऊँ, y को साइड पे ले जाऊँ, सारों को साइड पे ले जाऊँ, तो 2x y उस साइड पे जाके -3y हो जाएगा, ठीक है, उस साइड पे जा रहे हैं, -9 उस साइड पे जाके +9 9 माइनस 4 क्या रह जाएगा +5 इक्वल टू 0, विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
ये बच्चों एक पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लें साथ ही, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए इक्वेशन तो वही है, पॉइंट भी वही है, वो भी चेंज नहीं होगा, जस्ट स्लोप चेंज हो जाएगी। अब स्लोप किसकी यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्लोप हमने टेंजेंट की यूज़ की है, टी लिख लें, यहाँ पे स्लोप हम यूज़ करेंगे नॉर्मल की। तो y माइनस वाई वन यानी दूसरा पॉइंट 3 है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकाली थी, -3/2, -3/2। x माइनस पहला पॉइंट क्या था, 2 था। 2 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, 2y -3 2 6 हो जाएगा, -3x और माइनस माइनस प्लस 3 2 6। अब x ये माइनस का इसको इस साइड पे ले आए, तो माइनस इस साइड पे आके +3x, ये अपनी जगह पे +2y। अब वो इस साइड पे आके प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाए, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस 12 हो जाएगा 6। अब यहाँ से आपके पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस इतना आपने काम करना था। तो ये कंसेप्ट था बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। उम्मीद है समझ आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी आपके पास गिवन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, यानी y का स्क्वायर और x स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। एट द पॉइंट, और पॉइंट के बारे में आपको क्या कह रहा है कि हुज ऑर्डिनेट इज 3, यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू बता रहा है, एब्सिसा इज एन इंटीजर, और एब्सिसा की वैल्यू बताई नहीं है, लेकिन ये उसने बता दिया, हिंट दे दी कि वो इंटीजर है। अब इसका क्या मतलब है इंटीजर का, मतलब यह है कि हम ये ऑर्डिनेट की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट करें, वहाँ से जो हमारे पास एब्सिसा की वैल्यू आएगी, हो सकता है एब्सिसा की 2 वैल्यूज आए, एक वैल्यू इंटीजर हो और दूसरी इंटीजर ना हो, इसलिए वो कह रहा है कि वो वाली वैल्यू पिक करनी है दो जो इंटीजर्स होगी। तो ये क्वेश्चन है, बाकी कंसेप्ट सेम है, हमें जस्ट पॉइंट पता करना है। बाकी पीछे वाला क्वेश्चन, पॉइंट के लिए एक हिस्सा उसने दे दिया है, ऑर्डिनेट दे दिया है, एब्सिसा चाहिए। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट हम कहते हैं y को, ठीक है, ऑर्डिनेट होता है y और एब्सिसा होता है x। तो इसका मतलब y की जगह 3 पुट करना है और x हमने वहां से निकालना है, पॉइंट मिल जाएगा, बाकी काम वही। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बाकी कंसेप्ट आपका सेम है, लेकिन हाँ एक चीज़ ये हो सकती है कि आपके माइंड में हो रहा कि ये इस क्वेश्चन का जो डायग्राम होगी वो पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं होगी, क्योंकि इस बार वाई स्क्वायर देख सकते हैं पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। तो इस केस में जो डायग्राम बनेगी वो इस बार आपका जो हाइपरबोला बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक हो गया। अब इसमें टेंजेंट और नॉर्मल पहले पॉइंट मिलेगा, तो फिर पता चलेगा किस जगह पे वो पॉइंट टेंजेंट और नॉर्मल हमने निकालना है। तो पहले पॉइंट निकालना है, तो y की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में पुट करूं तो x निकालना है मुझे। तो आप लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो गिवन है आपको। तो हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट करें, y की जगह 3 माइनस 7 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25/48, माइनस है उसको उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, 1 को इस साइड पे ले आते हैं और ये उस साइड पे चला जाएगा, क्योंकि x हमने निकालना है तो उसको पॉजिटिव होना चाहिए। स्क्वायर डिवाइड बाय 25/72। अब ये भी आप कह सकते हैं ये, लेकिन इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये नंबर क्या आता है। तो मुश्किल नहीं है, काम हमने करना है सारा कैलकुलेटर से, मैं आपको बताऊंगा तो आपने बस इसी तरह करना है, बाकी खुद कैलकुलेशन कोई नहीं करनी। 3 माइनस 7 डिवाइड बाई 4 और ब्रैकेट क्लोज, जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरह इसके ऊपर डालने स्क्वायर। स्क्वायर डालने के बाद जो भी आंसर आया मेरे पास उसको लिख लेते हैं। ऊपर आया 25 डिवाइड बाई 16, 25 डिवाइड बाई 16। डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, 25 डिवाइड बाई 48 माइनस 1 एज इट इज़। ये जो साइड लिखी हुई है इसको इसी तरह रहने दें आप, डिवाइड बाई 25/72। अब देखें यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सर 25 और 25 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 1 टाइम बिल्कुल कर सकते हैं। 48 डिवाइड हो रहा है तो 48 क्या होगा, 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 48 डिवाइड बाई 16 में एज इट इज़ है, एज इट इज़, -1 भी एज इट इज़, इनटू। अब ये चीज़ डिवाइड हो रही है इस साइड पे, तो उस साइड पे जाके पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 25 डिवाइड बाई 72। याद रखना वैल्यू को उस साइड पे जाके रेसिप्रोकल नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर डिवाइड हो रही है, तो उस साइड पे जाके इसने जस्ट क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास क्या रह गया, 7/6 का होल स्क्वायर। अब ये काम हमने करना है कैलकुलेटर से, तो यहाँ से आप देखें कि आपके पास ब्रैकेट लगाएं, 48 डिवाइड बाई 16
इसको -1 करें, ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखें 25 डिवाइड बाय 72। तो इस साइड पे मेरे पास आंसर आ रहा है बच्चों 25 डिवाइड बाय 36। अब आपको पता है आगे क्या करेंगे, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो स्क्वायर रूट क्या करता है, दो साइन लगाता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो 25 का 5 और 36 का 6 प्लस माइनस x माइनस 7/6। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दो लिखनी पड़ेगी वैल्यूज़, एक लिखनी पड़ेगी, ये माइनस है उस साइड पे जाके प्लस, तो 7/6 हो गया प्लस का, और इस साइड पे क्या है प्लस माइनस 5/6। अब दो वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की, तो दोनों से देखते हैं, पहले प्लस की लिख लेते हैं फिर माइनस की लिख लेते हैं। यहाँ पे 7/6 माइनस 5/6, तो एलसीएम बड़ा आसान है, 6 एलसीएम आएगा, 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो x की वैल्यू मिल गई 2। इसी तरह से यहाँ पे भी एलसीएम लूँगा, 6 7 माइनस 5 करूँ तो 2, तो 1/3, ये आ गई 1/3। ये इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रही, उसने कहा था इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये रैशनल नंबर है, उसने कहा था इंटीजर होना चाहिए, इसलिए इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये x की वैल्यू हमें मिल गई। तो फाइनली पॉइंट हमें पता चल गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या पुट की थी 3, वही पॉइंट मिला जो पिछले क्वेश्चन में था बाई चांस। अब यहाँ पे अगर इसका मैं आपको बताऊं, सपोज x की वैल्यू ये 2 है, ठीक है, और y की वैल्यू सपोज यहाँ पे कहीं 3 आ रही है, क्योंकि अपवर्ड होगी, तो 2 और 3 के सामने ये पॉइंट है। अब असल में आपने जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है वो ये बनेगी, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो निकालनी है वो ये बनेगी। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल इस पॉइंट पे आपसे कह रहा है कि मुझे वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करके बताएं। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बाकी सारा काम सेम है, ये काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा इस पॉइंट के छुपाने की वजह से, बाकी सारा सेम है। अब इसको डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे और डेरिवेटिव के बाद स्लोप मिलेगी, और इस पॉइंट पे पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें गिवन इक्वेशन को, इक्वेशन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन सी इक्वेशन, उसको कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ क्वेश्चन में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सिंपल है, पावर रूल लगेगा, जो कॉन्स्टेंट है उनको बाहर रख लें, कॉन्स्टेंट को आपने नहीं छेड़ना। 25 डिवाइड बाय 48, इसी तरह बाहर 1 ओवर करके लिख लिया। अब आगे देखें, पावर स्टार्ट में 2, पावर में से एक कम, तो ये नंबर आ गया। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसके ऊपर पावर थी, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और आगे कॉन्स्टेंट 7/2 का 7/4 का डेरिवेटिव 0। ये हो गया कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज करें, माइनस फिर इसी तरह 25/72 को इसी तरह बाहर निकाल दें, यहाँ पे डेरिवेटिव, फिर पावर ऑन, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, और फंक्शन का डेरिवेटिव x का 1 और उसका 0, 1 प्लस 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ से जस्ट dy बाई dx चाहिए, यानी डेरिवेटिव चाहिए या स्लोप चाहिए, इसको उठाएं उस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो आपके पास 1 ओवर, बल्कि इसको ऊपर लेके जाएं, 48 ऊपर चला जाएगा, 48 डिवाइड बाई 25 इस तरह लिख लें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। y माइनस 7/4, बाकी आप इस तरह लिखा रहने देते हैं, तब भी आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं। ये उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और फिर वही बात, इसको मैं ऊपर लिख लूँ 72 डिवाइड बाई 25, और आगे मैं लिख लूँ 2 इंटू एक्स माइनस 7/6 ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। जिस तरह से ब्रैकेट स्टार्ट में की है उसी तरह ब्रैकेट क्लोज भी करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब दोनों तरफ जो जो एक जैसी टर्म है आप उनको उड़ा सकते हैं, क्यों, ये 2 मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके डिवाइड, तो कैंसिल आप इधर से ही कर लें, कोई मसला नहीं है। 25 इस साइड से, 25 इस साइड से कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, फिर जो ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे। ओके, अब बाकी कोई एक जैसी टर्म्स मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये हो सकता है कि इसके टेबल देख सकते हो कि 40, बल्कि इसको हम डायरेक्ट उधर लिख देते हैं 72 डिवाइड बाई 48, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होना है, तो 3/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस साइड पे मेरे पास है क्या y माइनस 7/4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 72 के नीचे डिवाइड कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 7/6 एज इट इज, तो ये क्या आया था 2 टाइम और 3 टाइम, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई
बल्कि रहने दें, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, इसको साइड पे लेके जाते हैं। तो dy बाई डी एक्स, ये 3x माइनस 7/6 एज इट इज, डिवाइड बाई 2 है, और 2 के साथ आगे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, y माइनस 7/4। ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ, या आप कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। लेकिन हमें कहाँ चाहिए, 2, 3 पे चाहिए, तो इसमें 2, 3 पुट कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव 2, 3 पे चाहिए, x की जगह 2 पुट करना है, ठीक है, और y की जगह 3 पुट करना है। ये ले पुट कर लिया। अब फिर आंसर हेल्प लेते हैं किससे, बाय कैलकुलेटर से, ठीक है। तो 2 माइनस 7/6 ब्रैकेट क्लोज, और पहले नोमिनेटर को देख लेते हैं, 5/2 आ रहा है, डिवाइड बाय, इसी तरह डिनोमिनेटर को 2 इंटू 3 माइनस 7/4 ब्रैकेट क्लोज, और ये आंसर फिर 5/2। इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव आ रहा है, स्लोप आ रही है 1। अब यहाँ पे आप छोटा सा लिख सकते हैं, आपको कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू 1, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, n रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल को, पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो क्या होगी, इसको रेसिप्रोकल करो, उल्टाओ। अब 1 ओवर 1 है तो 1 ओवर 1 1 ही रहेगा, उस समय तो उल्टाने से 1 ही रहेगा, लेकिन इसके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए, याद रखना है, ये पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब हम लिख लेंगे इक्वेशन, और इक्वेशन लिखना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे हेडिंग देते हैं, हमें सारा कुछ मिल चुका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो नहीं होगी, स्लोप निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखी जाएगी, y माइनस y1 इंटू एम टी, टेंजेंट की स्लोप यूज करनी है, x माइनस x1। पॉइंट आपको पता है, y माइनस 3 आ गया क्योंकि y 3 है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है, 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे लिख लो। x1 क्या है, 2 है। तो सिंपल सी बात है कि इनको उधर ले जाऊं, x को पॉजिटिव रहने देता हूं, तो x y उस साइड पे जाके माइनस, और -3 पे जाओ उस साइड पे जाके +3, और -2 अपनी जगह पे इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आंसर आ गया। अब फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो भी मुश्किल नहीं होगी, सेम ही होगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो आप खुद भी लिख सकते हैं ज़ुबानी, कैसे होगी, ये सेम फार्मूला है, y माइनस y1 इंटू एम एन लिख लेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो y माइनस y1 क्या था, 3 था, इंटू एम एन की स्लोप, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल -1। अब -1 लिखना ज़रूरी है, 1 लिखना ज़रूरी नहीं था। x माइनस x1 क्या था, 2 था हमारे पास, माइनस से मल्टीप्लाई करूँ मैं अगर, तो क्या होगा, -x और माइनस माइनस +2। अब x माइनस का हो चुका है, इसको साइड पे शिफ्ट करते हैं, +x हो जाएगा, y अपनी जगह पे प्लस है, -3 अपनी जगह पे, ये +2 है उस साइड पे जाके, -2 इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला मेक्स इक्वल एंगल विद द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट विद द फोसाई ऑफ द हाइपरबोला। इसको आप प्रूव करें कि वो इक्वल एंगल बनाता है, हाइपरबोला का जो टेंजेंट होता है, ठीक है, वो अगर उसको फोसाई से ज्वाइन करें तो वो इक्वल एंगल बनाता है। ये क्वेश्चन सेम हमने 7.7 में भी किया है, और सेम क्वेश्चन हमने 7.5 में भी किया है। वहाँ पे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला और रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, और यहाँ पे इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। तो ये तीनों फार्मूले जो है या तीनों प्रूफ जो हैं वो आपके एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले
स्टेटमेंट से आपको अगर मैं 4 बार और भी पढ़ूँ तो इतनी समझ नहीं आएगी, जब मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूँगा तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले एक हाइपरबोला कंसीडर करेंगे हम इन जनरल, जिसको हमने स्टार्ट में लेके प्रूव किया था, उसी को हम अख्ताम भी करते हैं उसी पे, कि हम एक हाइपरबोला बना लेते हैं। सपोज एक एक्स एक्सिस पे हमने ये हाइपरबोला बना लिया एक ये। अब इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? इसके दो फोकस होते हैं, इसको फोकस 1 कह दें और इसको फोकस 2 कह दें। ये क्या होता है? पॉजिटिव C0 होता है इस साइड पे और इस साइड पे क्या होता है? नेगेटिव C0 होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी इक्वेशन जो होती है वो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमने कंसीडर की थी। अब इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन को आप समझें, वो कह रहा है कि टेंजेंट ड्रा करें एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर लें। सपोज मैं इस पॉइंट पे जो है टेंजेंट ड्रा कर लेता हूँ, तो जब इस टेंजेंट को ड्रा करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इक्वल एंगल बनाता है किसके साथ? विद द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट विद द फोसाई, फोसाई के मिड पॉइंट के साथ। यानी यहां से अगर इस फोकस से इसको ज्वाइन करें और इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस लें, ये अब इन दोनों के दरमियान ये इक्वल एंगल बनाता है। ये जो टेंजेंट है इसके साथ सपोज कर लें ये F2 है था तो इसको θ2 कह दें, इसके साथ ये θ1 होगा क्योंकि फोकस 1 है। आपने ये प्रूफ करना है कि θ1 इक्वल टू θ2 है, कि ये इक्वल एंगल बनाता है, मेक्स इक्वल एंगल विद द लाइन, जो लाइंस हैं ज्वाइनिंग द फोकस 2 और फोसाई यानी फोकस 1 और फोकस 2 के साथ। तो ये वो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है, इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि एक टेंजेंट लाइन है, उस टेंजेंट लाइन का इस फोकस से, उस टेंजेंट लाइन का इस फोकस से ये जो एंगल बन रहा है ये इक्वल हमने प्रूफ करना है असल में। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये होती है। ठीक है, ये एक चीज़ पता है। दूसरी हाइपरबोला के केस में हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी हैं जो स्टार्ट लिया था। अब देखें, अगर मैंने एंगल बनाना है इस टेंजेंट और इस लाइन के दरमियान, तो कंसेप्ट क्या है कि एंगल तभी निकलता है एक दो लाइन के दरमियान जब दोनों लाइन की स्लोप पता हो। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, वो हम निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन भी किया है कि अगर मैं हाइपरबोला की इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट करूँ तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, मिल गई। मसला आ जाएगा इस पॉइंट से इस स्लोप का फासला। अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर उसने बात की थी एट एनी पॉइंट P, इसको आप कंसीडर कर सकते हो Px1 y1, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। इन जनरल मैंने x1 y1 कंसीडर कर लिया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का फासला जो स्लोप निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं इजीली, कि P से F2 का स्लोप टू पॉइंट्स फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट से इस फोकस का जो स्लोप है वो आप निकाल सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स आपके पास फिर हैं। तो ये सारा इसका कंसेप्ट है। अब निकालते हैं। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं जो कॉमन है दोनों में। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए जो हाइपरबोला की इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज आएगा, -2y और y का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा dy बाई dx। x का लिया था लेकिन वो 1 था इसलिए छोड़ दिया। डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। इस टर्म को साइड पे शिफ्ट करें तो 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y dy बाई dx डिवाइड बाई बी स्क्वायर एज इट इज। अब वही बात, इक्वल के दोनों तरफ जो एक जैसी टर्म है उनको कैंसिल कर सकते हैं। इट मीन्स 2 कैंसिल हो सकता है। तो फिर आप ये कहेंगे कि डेरिवेटिव सर इसका आएगा dy बाई dx, ये डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर एज इट इज, x एज इट इज y मल्टीप्लाई हो रहा है y साइड पे आके डिवाइड। तो ये स्लोप मिल जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसकी स्लोप निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन इसको हम pf2 कह लेते हैं या pf1 निकाल लेते हैं, पहले एक ही बात है। ठीक है, इसको स्लोप m1 लिख लेते हैं
और इसको m2 लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये स्लोप निकालनी है, तो 2 पॉइंट से स्लोप का फार्मूला क्या होता है वो भी बता देता हूँ। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जो पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं राइज ओवर रन। राइज y में चेंज, रन x में चेंज, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से m1 आपके पास y2 और y1, हमने किसको कंसीडर किया, f1 को। अब इसको देखना है और इसको देखना है, तो इसको y2 कह लें, x2 कह दें, वो y1 x1 ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है। तो 0 माइनस y1 की जगह भी y1 ही है, x2 की जगह क्या है माइनस c, और माइनस x1 की जगह क्या है x1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आप ये कहेंगे कि स्लोप ऑफ m1 आ जाएगी। देखिए ऊपर से जो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस रह जाएगा, नीचे से माइनस कॉमन लेके उसको कैंसिल कर दूंगा, तो y1 डिवाइड बाय c प्लस x1, क्योंकि माइनस जब कॉमन लिया था साइन दोनों के क्या हो गए थे, चेंज हो चुके थे। ये आ गए स्लोप हमारे पास, क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास स्लोप ऑफ PF2 की ज़रूरत है, तो इसको मैं M2 कह देता हूँ, फार्मूला सेम है, तो M2 की वैल्यू मैं निकालता हूँ, वही बात। अब इसको y2 x2 कह दें, y2 माइनस y1, 0 माइनस y1 डिवाइड बाय c माइनस x1। तो अब यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, m2 की स्लोप को मैं लिख सकता हूँ, अब माइनस वही बात नीचे एडजस्ट करना चाहते हैं, तो y1 डिवाइड बाई x1 प्लस का हो जाएगा, और c जो है वो माइनस का होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि माइनस जो है वो स्लोप के साथ ना लिखा है। तो ये लें जी, स्लोप्स मिल गई हैं आपको तीनों, और आपका काम जो है वो आसान हो चुका है। मैंने कहा था स्लोप मिल जाए तो फिर क्या करना है, एंगल निकालना है। तो एंगल का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, यानी एंगल अगर फाइंड करना है दो लाइंस के दरमियान, एक की लाइन m1 है, दूसरे की, एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है, डिवाइड बाय 1 m1 m2, 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला होता है इन जनरल। तो अब इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे हम थीटा 1 और थीटा 2 के लिए, और अपना एंगल जो है वो फाइंड करेंगे। देखें जी, सपोज मैं अगर थीटा 1 फाइंड करता हूँ, टेन थीटा 1, अब खुद सोचें थीटा 1 किसके दरमियान बनेगा, इस टेंजेंट लाइन और इस PF1 के दरमियान। तो फिर स्लोप हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेंजेंट की, और PF1 की को हम m1 स्लोप का हुआ है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने mt लिखा हुआ है, माइनस स्लोप ऑफ जो लाइन है इसको हमने m1 का नाम दिया था, डिवाइड बाय 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, m1 और mt को। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है कि जब हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने कहा था जो बड़ी वैल्यू है प्लस पहले लिखनी है, छोटी वैल्यू बाद में लिखनी है, ताकि आंसर पॉजिटिव रहे। अब यहाँ पे तो कोई पता नहीं है बड़ी कौन है छोटी कौन सी है, तो इसको समझने के लिए लगाना पड़ेगा एब्सोल्यूट। अगर आंसर में माइनस आया तो मैं उसको प्लस कर लूँगा। चलें जी, अब यहाँ से टेन थीटा 1 कैलकुलेट करना है आपने। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये लिखी हुई है b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर इंटू x डिवाइड बाय y माइनस m1 की स्लोप ये लिखी हुई है, y1 डिवाइड बाय x1 प्लस c डिवाइड बाय 1 प्लस इन्हीं दो को मल्टीप्लाई कर दें, यानी b स्क्वायर x डिवाइड बाय a स्क्वायर y, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें y1 डिवाइड बाय x1 प्लस c। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक पॉइंट और आपने चेंज करना है, वो कौन सा चेंज करना है, ये जो डेरिवेटिव निकाली है, जो स्लोप निकाला, ये हमने एट एनी पॉइंट टेंजेंट के किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल लिया। हमें कहाँ पे चाहिए था, इस पॉइंट पे चाहिए था। इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, इस स्लोप को एट पॉइंट पे रखेंगे। अगर पॉइंट कौन सा था, वहां पे x1 y1, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, x1 और y1 चेंज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सेम चेंजिंग, यहाँ पे भी x1 y1, यहाँ पे भी x1 y1, बस ये चेंज, क्यों कि इस पॉइंट पे मुझे स्लोप चाहिए था। क्लियर। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नोमिनेटर में अगर मैं एलसीएम लूँ, यानी ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आएगा a स्क्वायर y1 फिर x1 और x1 प्लस c, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस हो रहा है, x1 प्लस c। ये एलसीएम जो है मैंने ऊपर लेना है। जब मैं ऊपर एलसीएम लूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ, बी स्क्वायर x1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x1 से, तो x1 से मल्टीप्लाई x1 का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर x1 को c से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस बी स्क्वायर x1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा c से। क्लियर। माइनस अब इसी तरह इसको
तो ए स्क्र y1 से मल्टीप्लाई, तो y1 का क्या आ जाएगा, स्क्र आ जाएगा। क्लियर। डिनोमिनेटर में फिर वही बात, एलसीएम लेना पड़ेगा, ये पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई और ये इस साइड पे, तो एलसीएम क्या आएगा नीचे, ए स्क्र y1 इंटू x1 प्लस सी। अब ये सारा इसके साथ मल्टी, यानी सारी टर्म इधर आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर वही बात, ए स्क्र y1 x1 आ जाएगा, और इसको जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्र y1 और साथ क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, यानी इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वो पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई। अब 1 को इस साइड मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये टर्म आपने लिख देनी है, b का स्क्वायर x1 y1। ये स्टेप थोड़ा सा जो है वो लेंथी आपको लगा होगा, बाकी आगे फिर ये आसान होने वाला है। ये देखें डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है, ये सेम है, तो ये हो जाएंगे कैंसल आउट। अब क्वेश्चन जो है वो और आसान हो जाएगा। अब देखें टेन थीटा 1 पहला एंगल हम निकालने जा रहे हैं दो के दरमियान। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट आके भूल जाते हैं कि अब क्या करना है। तो आप देखिए बी स्क्र x1 का स्क्र माइनस ए स्क्र y1 का स्क्र, इसकी जगह मैं कुछ चेंज करूंगा। क्या चेंजिंग करूंगा, यहाँ पे देखें, यहाँ से मैं आपको बताऊं जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला थी, इसको मैं अगर इसका एलसीएम लूं तो क्या होगा, बी स्क्र एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्र से, और ए स्क्र के से मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्र से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू, फिर एलसीएम ए भी आया होगा वो साइड पे चला जाएगा, ए स्क्र बी स्क्र। अब अगर ये हाइपरबोला मैं अगर ये पॉइंट पुट कर दूं x1 1 y1, तो ये क्या होगा, इसको x1 कह देंगे, इसको y1 कह देंगे, एट पॉइंट, इसको लिख सकते हैं एट x1 y1, इस पॉइंट पे। ये एक और आपको हेल्पफुल इंट मिल जाएगी यहाँ से। तो जहाँ पे बी स्क्र x1 का स्क्र माइनस ए स्क्र y1 का स्क्र, मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्र बी स्क्र। अब देखें क्या इसी तरह लिखा हुआ था, बी स्क्र x1 का स्क्र बिल्कुल इसी तरह था, माइनस ए स्क्र y1 का स्क्र बिल्कुल इसी। तो मैं क्या करूँगा, इसकी और इसकी जगह लिख लूँगा ए स्क्र बी स्क्र। नेक्स्ट आगे जो टर्म थी बी स्क्र x1 सी एज इट इज डिवाइड बाई, नीचे आ जाए। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है आपके पास ए स्क्र y1 x1, यहाँ पे अब बी स्क्र x1 y1, दोनों में x1 y1 कॉमन है, कॉमन निकालें। तो दोनों में से मैं अगर x1 y1 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और ये वाली टर्म जो है दरमियान वाली वो इसी तरह ए स्क्र y1 सी, ये लें जी। अब क्या करेंगे, अब फिर एक ट्रिक, और वो क्या है, वो ये लिखी थी, इसका कोई फ़ायदा था इसीलिए लिखी थी, जहाँ पे ए स्क्र प्लस बी स्क्र लिखा हुआ है वहाँ पे लिख सकते हैं सी स्क्र, यानी इसकी जगह। तो फिर टेन थीटा 1, ऊपर से आप कॉमन भी ले लें साथ, आप ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ बी स्क्र कॉमन आ रहा है, बस बी स्क्र कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र कॉमन, तो x1 सी डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या लिखना है, सी स्क्र लिखना है, क्या लिखना है, सी स्क्र, ये आपको बता दिया यहाँ पे मैंने। और नेक्स्ट क्या है, प्लस ए स्क्र y1 इंटू सी। चलें जी, नेक्स्ट डिनोमिनेटर से फिर कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, तो टेन थीटा 1 विच इज इक्वल टू बी स्क्र, नेक्स्ट क्या आएगा, ए स्क्र प्लस x1 सी डिवाइड बाय, यहाँ से आप गौर करें y1 और एक c कॉमन आ रहा है, तो y1 और c ये कॉमन निकाल लूँ तो मैंने y1 भी निकाल लिया, एक c भी निकाल लिया, x1 और c रह गया, x1 और c रह गया, प्लस y1 और c दोनों कॉमन, सिर्फ क्या रह गया, ए स्क्वायर रह गया। अब आप देखें ऊपर नीचे सेम टर्म लिखी हुई है सेम साइन के साथ, यस, तो इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली टेन थीटा 1 मेरे पास बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी ओवर y1 आ गया। ये बच्चों आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेम स्टेप सेम मेथड, अब स्पीड के साथ आपने दोबारा एंगल फाइंड करना है थीटा 2। अगर यही आ गया तो प्रूफ हो जाएगा और यही आना चाहिए। अब थीटा 2 किसके दरमियान बन रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था टेन थीटा 2। अब खुद बताएं इस टेंजेंट लाइन और इस लाइन के दरमियान ये PF2 है, तो अब आपके पास स्लोप वही टेंजेंट लाइन माइनस, इसको हमने दूसरी PF2 को क्या कहा था, M2 कहा था, तो इधर आप लिख लें M2, इसकी स्लोप एब्सोल्यूट ले लें। अब देखें एब्सोल्यूट लिया था मैंने लेकिन आगे कैरी नहीं किया, अगर तो माइनस आता यहाँ पे फिर मैं दोबारा लगा देता,
अदरवाइज आप यहाँ से भी बेशक रिमूव कर दें, लिखा भी रहने दें तब भी कोई मसला नहीं है। तो फार्मूला फिर वही बात एम टी और एम टू। अब देखें डिनोमिनेटर में थोड़ा सा चेंज आएगा, एम वन की जगह अब एम टू आ रहा है, बाकी जो है वो चीज़ें सेम चलेंगी। तो देखें एम टी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या थी, बी स्क्र ओवर ए स्क्र एक्स वन डिवाइड बाई वाई वन, ठीक हो गया, माइनस एम टू की स्लोप। एम टू की स्लोप में क्या था, वाई वन डिवाइड बाई एक्स वन माइनस सी, थोड़ा सा चेंज आया, यहाँ पे दोनों प्लस थे, यहाँ पे सिर्फ सी जो है वो माइनस का, इससे देखते हैं कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। डिवाइड बाई वन प्लस इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी बी स्क्र एक्स वन डिवाइड बाई ए स्क्र वाई वन, और इसके साथ मल्टीप्लाई वाई वन डिवाइड बाई एक्स वन माइनस सी। अच्छा अब यहाँ से फिर एलसीएम ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ से एलसीएम थोड़ा सा अच्छा सा ले लेते हैं, यानी बड़ा सा करके लिखूँ ए का स्क्वायर वाई वन इसके साथ एक्स वन माइनस सी, और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर एक्स वन को एक्स वन से मल्टीप्लाई करो तो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर बन जाएगा, तो वही बात, फिर बी स्क्वायर एक्स वन को सी से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस बी स्क्वायर सी और एक्स वन एज इट इज, माइनस अब ये ए स्क्वायर साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर वाई वन से मल्टीप्लाई तो वाई वन का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फिर वही बात, एलसीएम लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर वाई वन और इसके साथ एक्स वन माइनस सी एज इट इज। फिर सेम स्टेप इस साइड पे आके ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर वाई वन इंटू एक्स, यानी ये एक्स वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसी को सी से भी मल्टीप्लाई करें, माइनस ए स्क्वायर वाई वन सी, ठीक है, और ये माइनस का साइन था इसलिए ऊपर भी ऐसे ही रहा, प्लस वन से इससे मल्टीप्लाई तो करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी स्क्वायर जस्ट एक्स वन और वाई वन एज इट इज आ गया। अब फिर वही बात, डिनोमिनेटर देख सकते हैं बिल्कुल दोनों के सेम है, कैंसिल कर दें, बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, देख लें बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल, इस दोनों की जगह हम लिख लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी और एक्स वन, ठीक है, और डिनोमिनेटर में फिर वही बात, इसमें और इसमें से हम कॉमन ले लें अगर एक्स वन वाई वन, तो यहाँ से देख लें ए स्क्वायर और यहाँ से देख लें प्लस बी स्क्वायर, आगे ये दरमियान वाली टर्म बिल्कुल सेम। अब आपने एक कर लिया तो दूसरा आपके लिए फिर मसला नहीं होगा। तो यहाँ से टेन थीटा टू जो है वो आप देख सकते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, अब हमारे पास बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन लें, ए स्क्वायर माइनस सी एक्स वन डिवाइड बाय, यहाँ से जस्ट प्लस था यहाँ पे जस्ट माइनस का, सी के साथ जस्ट फर्क आया माइनस सी का, बाकी सेम है। डिनोमिनेटर में आप इसकी जगह आप खुद देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे सी स्क्वायर, मैं इधर एक स्टेप कर देता हूँ साथ, ये आ गया सी स्क्वायर, तो आप दोनों में से कॉमन ज़रा निकालें अगर हम, तो क्या कॉमन लेंगे, वाई वन और सी यही कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स वन और इसके साथ ये सी स्क्वायर था तो एक सी कॉमन लिया, एक सी रह जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन क्या, वाई वन सी कॉमन तो माइनस ए स्क्वायर आपके पास आ गया। अब देखिए थोड़ा सा चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, माइनस साइन का चेंज, तो इसको मैं ख़त्म कर लूँगा, देखें कैसे ख़त्म होगा, मैं अगर ऊपर वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो माइनस कॉमन लूँगा तो सी एक्स वन माइनस ए स्क्वायर बन गया, यानी इसका माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, नीचे इसी तरह लिखते हैं सी एक्स वन माइनस ए स्क्वायर, इससे तो जान छुड़ाएं ये कैंसिल हो चुका है। अब बात आएगी दोबारा, यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट मैंने रिमूव कर दिया था, ज़रूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ पे आप एब्सोल्यूट को चलाते जाएं, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट को क्या करें, चलाते जाएं इसी तरह नोमिनेटर के साथ, क्यों चलाते जाएंगे ये आपको अभी समझ आएगी। ये देखें ये जो माइनस है इसको एब्सोल्यूट क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो फाइनली टेन थीटा टू जो है एब्सोल्यूट इसको पॉजिटिव कर देगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाय वाई वन सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 आपके पास ये जो रिजल्ट है वो क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है।
ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपने पैराबोला एलिप्स में भी किया हुआ है क्वेश्चन तो फिर ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसमें ये चीज़ें हैं, ये यूज़ होगा और इक्वेशन को आपने देखना है, और ये कंसेप्ट तो आपने एलिप्स में भी पढ़ा है। उम्मीद है समझ आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7.9 एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है द लाइन। अब आप ये देखें, अगर उसने द लाइन का, इसका मतलब x वैल्यू भी होगी y वैल्यू भी होगी, लेकिन बुक में उसने जस्ट x लिखी है, y मिस कर दी है। इसका मतलब कहीं मिस प्रिंटिंग हुई है आप बुक से, और वहाँ पे y आना चाहिए था। अब ये आपके पास एक लाइन है, कहता है ये टेंजेंट है किसके ऊपर, हाइपरबोला के ऊपर। हाइपरबोला आपको गिवन है, टेंजेंट लाइन भी आपको गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड द पॉइंट वेयर द टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द फोकल एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। अब पहले यहां तक समझते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे। तो देखें, इससे प्रीवियस क्वेश्चन हम करके आए हैं। हम हाइपरबोला की इक्वेशन होती थी, हम टेंजेंट इक्वेशन भी खुद फाइंड करते थे, और जहां पे टेंजेंट इक्वेशन ने उसको कट किया है या इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट भी फाइंड करते थे। अब उसने कहा है कि स्टूडेंट जो है वो थक गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, आपको टेंजेंट लाइन भी दे दी और एक हिंट भी बता दी कि टेंजेंट लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो है फोकल एक्सिस। दो चीजें आपको बता दी हैं, आपने जस्ट पॉइंट निकाल देना है, इतना एहसान करना है और वो आपको मार्क्स दे देगा जी। सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले इसको समझने के लिए ग्राफ बनाएंगे और फिर आपको आइडिया होगा कि ये असल में किस तरह से चलेगा। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको पता है x पॉजिटिव है, x स्क्वायर पॉजिटिव है, इट मींस ये x के अलोंग जो है वो सिमेट्री होगा, इस तरह से ये हाइपरबोला बनेगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर ये x के अलोंग सिमेट्री है तो इसके फोकस पॉइंट अगर मैं लिखूं तो ये f1, सपोज ये हमने क्या लिखा था अभी 0,c, क्योंकि x एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और इस साइड पे x की वैल्यू जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो इसको लिखा जाता है -c,0। ठीक है, ये आपके पास आ गया पॉइंट F2, फोकस 2। अब इस एक्सिस को क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पे फोकस लाई करते हैं इसको कहा जाता है फोकल एक्सिस। ठीक है, फोकल एक्सिस कहा जाता है इसको। तो इसी की वो बात कर रहा था, कह रहा है कि एक टेंजेंट लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इस हाइपरबोला को भी, और दूसरी चीज बता रहा हूं, और वो इस एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपने बस वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया वो पॉइंट निकाल देना है। अब सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, वो जो टेंजेंट लाइन है वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इस पॉइंट पे, इस तरह से है। ये आप स्केल रख के बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, मेरी जो है वो थोड़ी सी गुजारा करें आप इससे। तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये इस एक्स एक्सिस को कैंसिल कर रही है, नहीं कर रही, कर रही है। और किस पॉइंट पे कर रही है, ये जिस पॉइंट पे कर रही है ना, ये पॉइंट जो है वो आपने निकाल के देना है उसको, कि बताएं जी ये पॉइंट क्या है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसी से इसका आंसर मिल जाएगा आपको अगर वो समझ आया। आप ये खुद सोचें कि ये एक्स एक्सिस है और ये फोकल एक्सिस की बात उसने की थी। अब एस एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यूज क्या है, वाई की वैल्यू तो जीरो होती है सर, एक्स एक्सिस पे तो नहीं होती, तो इधर कैसे निकलेगी फिर वाई की वैल्यू, इधर भी तो नहीं होगी ना, इधर भी वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। यही हिंट थी उसने दी थी कि ये इंटरसेक्ट किसको कर रहे हैं, फोकल एक्सिस को। आप देखें उसने सारा कुछ बता दिया है, वाई भी बता दिया है, सिर्फ एक पॉइंट निकाल के देना है, एक्स कहाँ की क्या वैल्यू है वो निकालना मुश्किल नहीं है। आप क्या करें, ये वाई की वैल्यू जो है आप लिखें पुट वाई इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन में जस्ट हम क्या पुट कर देंगे, y इक्वल टू जीरो। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन दी हुई थी और ये उसने कहा था इस टेंजेंट, ये टेंजेंट है। तो आप इसमें जस्ट क्या करेंगे, 12x माइनस 5 स्क्वायर रूट 11, y की जगह 0 पुट कर देंगे, -50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकालना मुश्किल नहीं है, ये सारी टर्म होगी 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही थी। आपके पास 12x इक्वल टू 50 हो गया, यहाँ से 12 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देख लें आप कितनी आसानी से निकाल सकते हैं x पॉइंट। 2 का टेबल 25 to 6, और आई थिंक इसके बाद मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो फाइनली x का पॉइंट फिर आपको मिल गया 25 डिवाइड बाई 6, और ये मिल गया। तो आपको फिर पहला आंसर मिल गया, पॉइंट मिल गया, x का 25/6 और y का पॉइंट 0।
तो ये वो पॉइंट था जो मिस था यहाँ पे, जो आपने निकाल लिया 25/6। तो यहाँ तक पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। समझ आ गई, आसान था। नेक्स्ट चलें। ऑल्सो कह रहा है इसके बाद अब एक और काम भी आप करके दें, ये अगर कर दिया है तो फाइंड द रेशो, मुझे रेशो फाइंड करके बताएं किसके दरमियान, इन विच दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट आपने फाइंड किया है ऑफ इंटरसेक्शन ये डिवाइड करेगा किसको, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, यानी इन फोकाई के दरमियान जो डिस्टेंस है इनको डिवाइड कर रहा होगा, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब आपको यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है, और वो तो मसला कोई नहीं है, पॉइंट ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। अब मसला है एक कि ये सर ये जो सी है ये इन जनरल है, हमें पर्टिकुलर मिल जाए तो हम पर्टिकुलर आंसर दे देंगे, तो पर्टिकुलर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस सी के बारे में बात करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को अगर देखें, एक्स स्क्वायर ओवर 25 है तो मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। तो ये अगर मैं कंपेयर करूँ इक्वेशन से ओरिजिनल से, तो वाई 5 किसके, ए किसके इक्वल आएगा 5 से, और बी किसके इक्वल आएगा 2 के। ठीक हो गया। तो सी का फार्मूला क्या होता है हाइपरबोला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 प्लस 4, फिर आप कहेंगे सर ये तो 29 स्क्वायर रूट सी की वैल्यू मिल गई। अगर सी मिल गया तो फिर फोकस आप क्या कह सकते हैं कि फोकस 1 सर जो है वो स्क्वायर रूट 29,0 है, ये ऑलरेडी 0 था, सी मिल गया। और फोकस 2 फिर जो है हमारे पास वो होगा -29,0। दोनों फोकस पता चल गए। ओके, अब हम ये करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसका, P पॉइंट से फोकस 1 का, और फिर P पॉइंट से फोकस 2 का, और इनकी रेशोज को बता देंगे बस। तो डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है। कैसे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट। तो ये फोकस आ गया और ये पॉइंट आपके सामने, ये यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये y2 माइनस y1 तो 0 0 ही है, तो मैं बेशक यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, आपको याद रहेगा। अब इसको माइनस करते हैं, x2 ये हमने x2 कहा था, ठीक है, माइनस x1 वो क्या है 25/6, इसका लेना है स्क्वायर और स्क्वायर द रूट। ठीक हो गया। ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब एक टर्म बची, तो जब ये खत्म हो गया एक टर्म है, तो फिर उसको मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट से भी कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका मतलब PF1 का जो डिस्टेंस है वो निकालना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस यही आएगा स्क्वायर रूट 29 माइनस 25 डिवाइड बाई 6। ये हमें एक डिस्टेंस पता चल चुका है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट इसी तरह से आपने बिल्कुल सेम पैटर्न पे पॉइंट से फोकस 2 का जो है वो डिस्टेंस निकाल लेना है। सेम फार्मूला है, वही बात, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, क्यों कि पॉइंट जो फोकस 2 है वो भी 0 है और पॉइंट तो ऑलरेडी 0 है, पहला y का कोऑर्डिनेट, तो x का कोऑर्डिनेट को जस्ट देखते हैं। तो ये माइनस स्क्वायर रूट 29 माइनस वो क्या है 25/6, और इसका क्या लेना है आपने, स्क्वायर और स्क्वायर द रूट। अब आप ये देखें, ये तो सर हो गया 0। तो अब अगर आपने एक काम कर दिया, स्क्वायर रूट से पहले उड़ा दिया, तो ये दोनों माइनस में पड़े रहेंगे, और इसको हम पॉजिटिव बना भी सकते हैं। मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ प्लस 25/6, अब मैं इस पूरी वैल्यू का ले लूँ स्क्वायर द एंड स्क्वायर रूट। अब पहले जब मैं स्क्वायर लूँगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप ये लिख सकते हो स्क्वायर रूट 29 डिवाइड बाई 25/6, और इसका स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर इस माइनस ने क्या कर दिया, प्लस। अब आप यहाँ से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो पॉइंट से फोकस 2 का जो डिस्टेंस आया वो आया 29 स्क्वायर रूट प्लस 25/6। तो ये आपको दूसरा डिस्टेंस भी मिल चुका है। दोनों डिस्टेंस निकाल लिया। अब जस्ट उसने ये कहा था रेशो निकालें, तो रेशो जो है वो आप फिर क्या करोगे, लिख लोगे। कैसे, P से F1 की रेशो, P से F2 की डिस्टेंस की रेशो, सिंपल ये लिख लें। तो F1 का आया था आंसर 29 माइनस 25/6 रेशो,
और ये क्या आया 29 प्लस 25/6। तो ये आपके पास क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर। उसने यही कहा था कि बस मुझे वो रेशो बताएं जो दोनों डिवाइड्स दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको डिवाइड कर रही है, वो ये रेशो है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.9। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।